अध्याय 331 शैतान ड्रैगन सच्चा रूप भाग 2। कोई भी चमक नहीं फैली, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर सुनहरी रोशनी और क्राउन प्रिंस बाव पर बैंगनी काली लपटें एक ही समय में एक दूसरे को बुझा रही थीं। यहां तक कि उसकी आंखों की रोशनी भी उसी समय अपनी चमक खो बैठी, काफी हद तक कम हो गई। राक्षसों के अलावा लॉन्ग हाओचेन के साथी भी इस दृश्य से आश्चर्यचकित थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाओचेन का हमला बाव के खिलाफ कायम रह पाएगा। चर्चा। एक ही समय में बाव के माथे के साथ साथ लॉन्ग हाओचेन की तलवार से एक अजीब गुंजन गूंज उठी। लॉन्ग हाओचेन के सामने सुनहरी और नीली रोशनी के अनगिनत छींटे हवा में अनगिनत चमकदार किरणों में संघनित हो गए। दूसरी ओर बाव के सिर से भनभनाहट की आवाज सुनाई दी और उसके शीर्ष पर एक दरार दिखाई दी। हो, मानो कोई घातक घाव झेल रहा हो। बाव अचानक दर्द से चिल्लाया और असहनीय उन्माद में अपना विशाल सिर हवा में फेंक दिया। ठीक उसी समय लॉन्ग हाओचेन के साथियों के हमलों ने उस पर भी प्रहार किया। उस पर सबसे पहले वार करने के लिए वांग युवान की विशाल दिव्य आत्मा शील्ड ने हमला किया, जो कि असुर प्रहार की भयानक शक्ति रखने वाली बड़ी कुल्हाड़ी जैसी ढाल थी। अहबाव के शरीर पर जोरदार प्रहार उन काली बैंगनी लपटों की सुरक्षा खोने के बाद अहबाव के शरीर पर जबरदस्ती एक कट लगाया गया। इसके बाद हान यू के असुर रिपोस्टे को स्टोरेज ऑफ पावर के साथ जोड़ा गया और हालांकि बाव ने खुद का बचाव करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसके बाईं तरफ का पंख इस असुर रिपोस्टे द्वारा भेद दिया गया। इसके बाद प्रकाश की ऊर्जा गेंद एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टकराई, जो एक जोरदार धमाके के साथ बाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका शरीर 10 मीटर जमीन में धंस गया। सिमा जियान द्वारा स्मैश और वेव्स ऑफ लाइट का उपयोग उनकी सीमा तक किया गया था और इसके अतिरिक्त उन्हें एक पुजारी की अन्य आक्रामक क्षमताओं के साथ जोड़ा गया था। जिस स्थान पर अहबाव के शरीर पर प्रहार किया गया था, वहां के छिलके कुचल गए थे और नीचे का मांस भी कुचल गया था। लॉन्ग हाओचेन के साथ आमने सामने की टक्कर के ठीक बाद पूरी शक्ति से ये 4 हमले थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बाव को बेहद कमजोर स्थिति में धकेल दिया गया है, क्योंकि उसकी खुद की रक्षा करने की सारी क्षमता गायब हो गई है। यह संयोजन केवल गंभीर चोटें पहुंचाने में कामयाब रहा। हालांकि किसी को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी इच्छा वास्तव में अटूट थी। उनका दृढ़ संकल्प अदम्य था और यहां तक कि उस पल में जब उनका शरीर उड़ गया था, उनके मुंह से एक बैंगनी काला क्रिस्टल निकला, जो लॉन्ग हाओचेन पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे उनके पीछे ये श्याओलेई पर निशाना साध रहा था। अंतिम विस्फोट के तुरंत बाद बाव को ऐसा महसूस हुआ कि वह दबाव के आगे झुक रहा है, लेकिन वह अभी भी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। चूंकि उन्हें पुरस्कार नहीं मिल सका, इसलिए किसी को भी इसे पाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे इसे नष्ट करना था, इसे खत्म करना था। एक जेट काली आकृति चुपचाप इस समय बाव के सामने प्रकट हुई और अनगिनत बर्फीली सफेद रोशनी उसके गहरे सुनहरे खंजर में मिश्रित हो गई। एक ही गति में बेरहमी से बाव की गर्दन के पिछले हिस्से को भेदते हुए सीधे उसके मस्तिष्क के केंद्र को निशाना बनाते हुए कायर अंततः अहाबाव के सबसे कमजोर बिंदु पर प्रकट हुआ। यही वह कार्य था जो लॉन्ग हाओचेन ने उसे दिया था। लॉन्ग हाओचेन ने उससे कहा था कि ठीक उसी समय जब बाव को खदेड़ दिया जाएगा, उसे अपना हमला शुरू करना होगा। ये सफलता पुनरीक्षण और सुधार पर खर्च की गई अत्यंत कड़ी मेहनत का परिणाम थी। छठे साधना चरण को पार करने के बाद केई का 1000 स्ट्राइक स्पिरिट स्टोव भी विकसित हो गया था और अपना दूसरा स्तर हासिल कर लिया था। विकासवाद ने 1000 स्ट्राइक शब्द को अंततः आकार लेने की अनुमति दी। यह 1000 स्ट्राइक का एक में संयोजन था। इस हमले और कईर के निरंकुश खंजर पर भरोसा करते हुए उसकी आक्रामक शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। 6 महान मंदिरों में से राक्षसों के कमजोर बिंदुओं की सबसे बड़ी समझ वाला मंदिर कातिलों का मंदिर था। डेविल ड्रैगन का सबसे कठिन हिस्सा उसका सिर था, लेकिन किसी को सुरक्षित रूप से मारने के लिए आपको जिस एकमात्र स्थान पर निशाना लगाना था, वह उसका मस्तिष्क था। केवल गर्दन के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार करके ही उसे मस्तिष्क को नष्ट करने का मौका मिलेगा। कमजोर अवस्था में मजबूर बाव को अचानक ये भेदी झटका लगा। उसके विशाल शरीर की चीख अचानक अवर्णनीय शक्ति के विस्फोट के साथ फूट पड़ी। एक दरार गूंज उठी, एक काला टोकन हवा में टुकड़ों में बिखर गया। इसके तुरंत बाद एक प्राचीन शक्ति अचानक भड़क उठी, जिसने कईर के शरीर को जबरन हवा में उड़ा दिया, इससे पहले कि उसके खंजर को वास्तव में उसके मस्तिष्क में घुसने का मौका मिलता। पहाड़ की चोटी में जैसे ही चेन यंग का जादू पूरा हुआ, उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई और उसने छठे कदम वाले जादुई जानवर को बुला लिया। ये जादुई जानवर तुरंत काले मोती को रोकने के लिए आगे बढ़ा,
लेकिन राख में जलने से पहले केवल एक पल के लिए ही उसे रोक सका। एक चमकदार रोशनी बेशर्मी से सीधे जमीन पर उतरती हुई दिखाई दी। ऊर्जा से बने शरीर वाले मानव का रूप लेते हुए यह उग्र प्रकाश काफी शानदार लग रहा था। उनके प्रकट होते ही एक अवर्णनीय शक्ति का विमोचन हुआ। उसके हाथ में एक विशाल ढाल थी, जो वांग युवान की ढाल से भी बड़ी थी। उसने मजबूती से हमला करते हुए हमले को रोक दिया। लाल आकृति की पतली हवा में घुलने से पहले कोई विस्फोट की आवाज नहीं थी, आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न एक शानदार भूकंपीय लहर थी। ये कुछ ऐसा था जिसे इस्तेमाल करने के लिए लिन शिन ने कुछ भी खर्च नहीं किया। ये 7वें चरण का रक्षात्मक जादू था जिसे वह अपनी एक गोली वॉल्कन शील्ड लेने के बाद डालने में कामयाब रही। यह एक विशेष बुद्धि से संपन्न जादू था, लेकिन फिर भी यह उस बैंगनी काले मोती द्वारा नष्ट हो गया। हालांकि 8वें चरण के नीचे सबसे बड़े रक्षात्मक मंत्र के रूप में वॉल्कन शील्ड की प्रशंसा यूं ही नहीं की गई। नष्ट होने के बाद बैंगनी काला मोती स्पष्ट रूप से रंग में फीका लग रहा था और पहले से ही कम विनाशकारी था। वांग युवान ये जियाओली के सबसे करीब थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी विशाल दिव्य आत्मा ढाल को कसकर पकड़ लिया, जिससे ये जियाओली का रास्ता अवरुद्ध हो गया। सच में भंडारण शक्ति के साथ अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसके पास अपनी विशाल दिव्य आत्मा ढाल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं बची थी। ठीक उसी समय 21वीं सामान्य श्रेणी के दानव हंट दस्ते के सभी लोग पहले से ही किसी भी तरह से उसकी मदद करने में असमर्थ थे। जब से वह झटका जारी किया गया था, तब से लोंग हाओचेन जम गया था, पीछे हटने से डर गया था, जबकि सिमा जियान, हान यू, लिन शिन, चेन यंग र सभी अपने कौशल के उपयोग से पूरी तरह से थक गए थे। उनमें से कोई भी उसकी रत्ती भर भी मदद नहीं कर पाता। कैयर भी बाओ के पीछा के बीच में था और यह बहुत जल्दी हुआ। किसने उम्मीद की होगी कि बाओ वास्तव में इतना भयानक हमला करेगा। वांग युवान को स्पष्ट रूप से पता था कि वह क्या सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये जियाओली का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। वह अपने साथियों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकती थी। उन्हें यह भी विश्वास था कि सोल बाइंडिंग चेस का जीवन साझाकरण प्रभाव पड़ता है। वह ये भी नहीं जानती थी कि उसका शरीर इस हमले को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वह युद्ध में मर गई तो क्या होगा। अपने गुस्सैल स्वभाव वाली इस लड़की को कभी कोई डर नहीं होगा। ठीक उसी समय एक लंबी आकृति अचानक प्रकट हुई, जिससे प्रकाश की असंख्य किरणें निकल रही थीं। वांग युवान के सामने खड़ी थी और उसने जो कुछ देखा वह उसकी चौड़ी पीठ थी। वह वही था। वांग युवान स्तब्ध रह गई और उसके बाद उसके सामने के मजबूत आदमी को पहले से ही उसके विशाल दिव्य आत्मा शील्ड के खिलाफ हिंसक रूप से कुचल दिया गया, जिससे उसने अपने ही खून का एक बड़ा कौर थूक दिया। ये वास्तव में झांग फैंग ही था जो वांग युवान को निशाना बनाकर हमले को रोकता हुआ दिखाई दिया था। उसके हाथ में मौजूद ढाल तुरंत टूट गई, जबकि उसे पकड़ने वाले उसके दोनों हाथ भी टूट गए। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी मोटी हड्डियां उसकी टूटी हुई त्वचा से बाहर झांक रही थीं, जिससे उसके पों का आकार दिख रहा था, और उसकी भुजाएं पूरी तरह से लकवाग्रस्त होकर असहाय रूप से लटकी हुई थीं। यहां तक कि उसकी छाती का कवच भी उसकी टूटी हुई ढाल के टुकड़ों से घुस गया था, और उसके हाथों के साथ साथ उसकी छाती पर भी विभिन्न घावों से खून बह रहा था। तीव्र सुनहरी रोशनी के गुजरने के साथ झांग फैंग वांग युवान के शरीर को धक्का दे रहा था। उस पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इस बार वांग युवान सचमुच बेजान लग रहा था। वह मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस तरह से अपनी जान बचाए जाने का अनुभव किया था। जैसे ही झांग फैंग ने उसके हमले को रोका, उसने स्पष्ट रूप से अपने बाएं हाथ की ढाल से निकलने वाली पारदर्शी रोशनी को देखा। ये ब्रिलियंट कॉर्प्स था, जो दर्शाता है कि वह पहले से ही ताकत के 7वें चरण के करीब था। लेकिन फिर भी उसने हमले को इतनी सख्ती से रोका था। क्या होगा यदि इस बैंगनी काले मोती ने इसके बजाय अपने स्वयं के विशाल दिव्य आत्मा शील्ड पर प्रहार किया होता। ठीक उसी क्षण मायावी स्वर्ग में एक अतुलनीय विशाल ऊर्जा प्रकट हुई और आकाश एक बार अंधकार में हो गया। हालांकि ये केवल थोड़े समय के लिए अंधेरा हो गया और एक तीव्र हरे रंग की चमक अचानक जमीन से फूटकर प्रकाश की इस गेंद से टकराए। हवा में कहीं से एक दरार दिखाई दी, जिसमें से एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति तुरंत प्रकट हुई, जिसने कुछ शेष राक्षसों के साथ बुरी तरह से घायल बाओ को खींच लिया। गायब होने से पहले वे सभी इस शक्ति से आकर्षित थे। प्रकृति की देवी, मैं तुम्हारे देवता को लेने के लिए वापस आऊंगा। एक धीमी आवाज ने आसमान को अपनी राजसी उपस्थिति से भर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे 21वें जनरल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी सदस्य परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दानव देवता सम्राट की आवाज थी।
वह वास्तव में इल्यूसरी पैराडाइज बैरियर को बलपूर्वक खोलने में कामयाब रहा और बाव के समूह को बचाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उस आवाज से प्रेरित होकर मायावी स्वर्ग के भीतर हरी रोशनी बहुत अधिक व्यापक हो गई और इस प्रक्रिया में काली दरार गायब हो गई, जिससे वातावरण में काला रंग छा गया। आकाश में प्रकाश की केवल 7 या 8 सफेद रोशनियां ही शेष रह गई थीं। ये कुछ मृत राक्षसों द्वारा छोड़े गए स्पिरिट स्टोव थे जो भयानक गर्जना के साथ नीचे गिर रहे थे। सभी गंदी अंधकार में ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई और जादुई जानवर जो गुस्से में दहाड़ने की श्रृंखला बना रहे थे धीरे धीरे शांत हो गए, उदास होकर अपने मृत साथियों को देख रहे थे। बढ़ती हरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जिससे ये भूमि अपने मूल स्वरूप में लौट आई। हान यू, लिन शिन, आओ और उससे बचाओ। वांग युवान ने इस संक्षिप्त चुप्पी को तोड़ते हुए उत्सुकता से चिल्लाया। हान यू और लिन शिन तेजी से घूमे और मैं झांग फैन की हताश स्थिति को देखकर हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। झांग फैन ने होश नहीं खोया, वह केवल बहुत पीला दिख रहा था। अब वह वांग युवान की गोद में लेटा हुआ था और जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। चिंता मत करो, मैं इससे नहीं मरूंगा। हालांकि उन्होंने यह बात आराम से कही, लेकिन उनके पीलेपन और उनके मुंह के लगातार कांपते कोने ने उन्हें धोखा दे दिया। अध्याय 332 शैतान ड्रैगन, सच्चा रूप, भाग 3। लिन शिन ने जल्दी से 2 गोलियां निकाली, उन्हें झांग फैन के हाथ में रख दिया और हान यू ने झांग फैन के उद्देश्य से एक उपचार मंत्र के लिए उसके अंदर जो थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा बची थी उसे एकत्र किया। फिलहाल घायल शूरवीर को स्थिर करने में उसकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बाद दोनों ने उनका साथ जारी नहीं रखा। लॉन्ग हाओचेन की ओर लौटने से पहले उन्होंने झांग फैन से माफी मांगते हुए सिर हिलाया। सच है, वे सभी बता सकते थे कि लॉन्ग हाओचेन अच्छी स्थिति में नहीं था। लड़ाई खत्म करने के बाद उसके अद्भुत हमले ने वास्तव में बाओ को ये जियाओली की खोज करने से रोक दिया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसने ये कैसे किया। वहां खड़े होकर उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं, दूर तक निष्प्राण भाव से देख रही थीं, अपनी शुष्क मुद्रा को स्थिर रखते हुए। ऐसा लग रहा था मानो वह पहाड़ी पर रखी कोई मूर्ति बन गई हो। किसी ने भी इसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन सभी को डर था कि यह उसी तरह टूट जाएगा जैसे ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट टूट गया था। येटिंग भी वहां तैर रहा था, पूरी तरह से खाली, लेकिन लगातार उस पर एक के बाद एक उपचार मंत्र डाल रहा था। एक हल्की मौलिक परी के रूप में। हालांकि उसका जादू दुश्मनों पर हमला नहीं कर सकता या दूसरों का समर्थन नहीं कर सकता, उसे सीधे अपने मालिक पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि चाहे वह कितनी भी तीव्रता से उसे ठीक करना जारी रखे, लॉन्ग हाओचेन का शरीर केवल हल्के सुनहरे रंग में ढका हुआ था और गतिशील बना हुआ था। एकमात्र चीज जिसने उन्हें सहज महसूस कराया वह ये थी कि ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट के टूटने के बाद इसने नीले और सुनहरे रंग की रोशनी के उलझे हुए धब्बों का रूप ले लिया, जो उनकी छाती में घुस गए। उनकी नजर में यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह अभी भी जीवित है। कैयर चुपचाप लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में रहा। पहली नजर में वह शांत लग रही थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि उसके सामान्य रूप से स्थिर हाथ वास्तव में कांप रहे थे। लॉन्ग हाओचेन के संबंध में उनसे अधिक चिंता कौन दिखाएगा। उसने उसके हमले को बहुत स्पष्ट रूप से देखा था, जैसे कि यह धीमी गति से हुआ हो। यह हमला स्पष्ट रूप से लॉन्ग हाओचेन की क्षमता की सीमा को पार कर गया था। लॉन्ग हाओचेन की कुछ मूल क्षमताओं का उपयोग किए बिना वह अपनी समझ से पूरी तरह से शक्तिहीन था। यह बिल्कुल ऐसा कौशल नहीं था जिसे लॉन्ग हाओचेन संभवतः अपनी सामान्य स्थिति में उपयोग कर सकता था, और इस चाल का उपयोग करने में सक्षम होने का एकमात्र स्पष्टीकरण उस समय उसकी मन की स्थिति होगी। दबाव, माहौल, उनकी समझ का स्तर और बाओ की लगातार तानेबाजी येटिंग एलिमेंटल परी के समर्थन के साथ मिलकर जुड़ गई थी, जिसने इल्यूसरी पैराडाइज के साथ सद्भाव का एक आदर्श स्तर बनाया था। उन सभी तत्वों ने मिलकर इस शांत लेकिन दुनिया को हिला देने वाला हमला किया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लॉन्ग हाओचेन ने इसके लिए क्या कीमत चुकाई थी। इस संसार में सब कुछ न्यायपूर्वक कार्य करता था, कुछ पाने के लिए कुछ और खोना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक बार जब किसी ने बिजली की शक्ति हासिल कर ली तो वह सामान्य मानव जीवन जीने का अवसर खो देगा। हम क्या करें, कैयर? चेन यंग र ने उत्सुकता से र से पूछा। एक गहरी सांस लेते हुए कैयर ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। हर किसी को चिंता मत करो, पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करें। हान यू, झांग फैन को तब तक ठीक करना जारी रखें जब तक वह ठीक न हो जाए। फिलहाल किसी को भी हाओचेन को छूने की इजाजत नहीं है। हम बस इंतजार कर सकते हैं। सिमा जियान ने तेजी से पूछा, तो हमें कब तक इंतजार करना चाहिए?
कैयर ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे अधिक चिंतित हो? यह मायावी स्वर्ग है, इसलिए जाहिर तौर पर हमें ये जियाओली के जागने का इंतजार करना चाहिए। यह उसके लिए था कि हम लड़े, और वह इस जगह से सबसे ज्यादा परिचित है। सिमा जियान निष्क्रिय दिखाई दी और एक भी शब्द बोले बिना सिर हिलाया। यदि यह कहा जा सकता है कि लॉन्ग हाओचेन ने दूसरों को अपने पीछे चलने के लिए राजी किया था, तो कैयर इसके विपरीत था। वह अभी भी अपने साथियों से सबसे ज्यादा डरती थी। जिस तरह हर कोई लॉन्ग हाओचेन की सबसे अधिक प्रशंसा करता था, कैयर वह व्यक्ति था जिससे वे सबसे अधिक भयभीत थे। हालांकि कैयर के शब्द फटकारने वाले थे, सिमा जियान ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। डेसोलेट व्हिस्लिंग कैवन में मिशन के दौरान वह उन सभी को बचाने वाली थी जब लॉन्ग हाओचेन आसपास नहीं था। उसने अपनी ताकत का एक आखिरी टुकड़ा बाहर निकाला, जिसके कारण उसे कुल 7 महीनों के लिए अपनी 4 इंद्रियों को खोना पड़ा। परिणामस्वरूप इस उप कप्तान ने दूसरों का पूर्ण सम्मान अर्जित किया। शायद वह प्रत्येक सदस्य को लॉन्ग हाओचेन जितनी आश्वस्त करने वाली नहीं लगती थी, लेकिन अधिकार के मामले में वह लॉन्ग हाओचेन से जरा भी नहीं हारी। हर बार जब लॉन्ग हाओचेन टीम की कमान संभालने में असमर्थ होती थी, तो वह अपने कर्तव्यों को बहुत धीरे से निभाती थी। जादुई जानवर धीरे धीरे शांत हो गए और उनकी दहाड़ें कम हो गईं। धीरे धीरे वे पहाड़ी पर चढ़ गए, हालांकि उनमें से कोई भी बहुत करीब नहीं आया। लॉन्ग हाओचेन और कै के समूह को देखते हुए उनके चेहरे पर शांति थी, पूरी तरह से अनुमोदन। समय बीतता गया और 7 या 8 स्पिरिट स्टोवों से एक अजीब गहरे हरे रंग की चमक निकली, जो धीरे धीरे उन्हें हवा में और शिखर की ओर ले गई। कोई भी उन आध्यात्मिक स्टोवों को आत्मसात करने नहीं गया, बल्कि वे सभी वहीं पालथी मारकर बैठे रहे। अपने साथियों को देखकर, जो इन स्वर्गीय खजानों की लालसा नहीं करते थे, कैयर की निगाहें नर्म हो गईं। ये समूह बिल्कुल भरोसेमंद साथियों से बना था। अनजाने में उसने केवल उसी को देखा जिसे उसने अभी पहले डांटा था, सिमा। हाँ, सिमा जियान ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मेरा मूड खराब है, कृपया नाराज न हो। सिमा जियान तुरंत मदद नहीं कर सकी, लेकिन कै को हैरान नजर से देखा। माहौल तुरंत अजीब हो गया। कैयर ने बाद में शांति से लॉन्ग हाओचेन की ओर अपनी निगाहें लौटा दी। सिमा जियान को अपना सिर घुमाकर लिनशिन की ओर देखने में एक पल लगा और उसने दबी जुबान में टिप्पणी की, क्या मैंने गलत सुना है? क्या उपकप्तान ने सिर्फ माफी मांगी? तिरस्कारपूर्वक लिनशिन ने उसकी ओर देखा। अपनी अपरिपक्वता देखो, मुझे लगता है कि उपकप्तान को इसके बजाय तुम्हें डांटना चाहिए था। उसे चाहिए, है ना? अगर वह ऐसा करेगी तो मुझे अधिक आसानी होगी। सिमा जियान ने असामान्य रूप से लिनशिन के शब्दों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि सिर हिलाते हुए अनुमोदन किया। भ्रामक स्वर्ग धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया और उन जादुई जानवरों की लाशें धीरे धीरे जमीन में समा गईं, जबकि खून की बदबू हवा में बह गई। समय प्रति मिनट बीतता गया, लेकिन लॉन्ग हाओचेन अभी भी उसी स्थिति में था, बिना किसी बदलाव के। ये जियाओली के चारों ओर का नारंगी रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। अंत में एक दरार के साथ आखिरी बची हुई परत बिखर गई और हवा में प्रकाश के कणों में बदल गई। लॉन्ग हाओचेन की स्थिति के कारण कोई भी स्थिर खेती का समय पाने में कामयाब नहीं हो पाया। जैसे ही ये जियाओली ने महान भविष्यवाणी तकनीक पर लगी मुहर को तोड़ा, हर कोई तुरंत खड़ा हो गया। बेशक झांग फैनफैंग एक अपवाद था। कहा जा सकता है कि हान यू के उपचार और लिनशिन की गोलियों के प्रभाव से उसकी चोटें स्थिर हो गई हैं, लेकिन वह अभी भी खराब स्थिति में था। जबकि उसकी उंगलियों और भुजाओं पर लगी चोटों के कारण उच्च स्तरीय पुजारी भी टूटे हुए अंगों का इलाज करने में असमर्थ होंगे। उन चोटों से उबरने के लिए उन्हें उचित चिकित्सा उपचार पर निर्भर रहना होगा। नेक्रोसिस को रोकने के लिए हान यू केवल अपने घायल अंगों में जीवन शक्ति बनाए रख सकता था, जबकि उक्त भाग के लिए वह वर्तमान में वांग युवान की बाहों में सो रहा था। वांग युवान के होंठ कड़े रहे। वह भ्रमित महसूस कर रही थी, जबकि उसके दिमाग में बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने खड़े झांग फैनफैंग का दृश्य एक लूप में दोहराया गया था, जिसमें वह शांत लुक भी शामिल है जो इन चोटों को झेलने के बाद भी उन्होंने बरकरार रखा था। ये देखते हुए कि उनके हाथों पर चोटें कितनी गंभीर थीं, यह एक शूरवीर के रूप में उनके भविष्य के लिए एक घातक झटका था। लेकिन वह अभी भी दूसरों को सांत्वना देने वाला एकमात्र व्यक्ति था। ये शियाओली जमीन से उछल पड़े और बिना एक शब्द कहे उनके हाथ एक साथ झांग फैनफैंग और लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ गए। उसके हाथ से प्रकाश की 2 चिमकें निकली और उन दोनों पर लगी। झांग फैनफैंग ने हल्के से गाया, जल्दी ही अपनी अचेतन अवस्था से जाग गया। फिर नाजुक ये जियाओली उसकी ओर चली, लयबद्ध तरीके से उसकी दिशा में अपना हाथ लहराया।
उनकी चालें बहुत तेज थीं, लेकिन असाधारण रूप से सामंजस्यपूर्ण थीं। प्रकाश के घने हरे आवरण ने झांग फैन फैन के टूटे हुए अंगों को उसके शरीर से जोड़ दिया, और इससे भी अधिक असाधारण रूप से जहां उसका हाथ गुजरा, सभी चोटें तुरंत ठीक हो गईं, और उसकी हड्डियों के लिए भी यही सच था। झांग फैन फैन को जितनी गंभीर चोटें लगी थीं, वे आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गईं। लिन शिन ने आश्चर्य से भरी धीमी आवाज में कहा, "ये जीवन का जादू है।" सिमा जियान ने धीरे से पूछा, "जीवन जादू क्या है? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना?" लिन शिन ने जवाब दिया, "क्या आपके मस्तिष्क में केवल ऐसी मांसपेशियां हैं जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं चला? जीवन जादू एक प्रकार का विलुप्त जादू है, जिसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति को जीवन की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। उपचार शक्ति के संदर्भ में लाइफ मैच की तुलना में लाइट एलिमेंट पुजारी केवल नौसिखिए हैं।" सिमा जियान ने कहा, "आप दूसरे के चेहरे पर थोड़े क्रूर हैं। मैं मास्टर को बाद में बताऊंगा। हम प्रतियोगिता के दिन से ही उसने लिंग जियाओ की स्वीकृति जीत ली थी, और अब वह उसे मास्टर कह सकता था। मूलतः उसके पास पहले से ही एक गुरु था, जिसका मंदिर के पुजारी पर कोई प्रभाव नहीं था। लॉन्ग हाओचेन के साथ भी यही स्थिति थी, जिसके पास ये हुआ ही एकमात्र शिक्षक हान कियान नहीं था, और उसके पिता को भी उसका शिक्षक माना जा सकता था। जब वे बात कर रहे थे, ये शियाओली पहले से ही झांग फैन फैन का इलाज कर रहे थे। उसने प्रकाश की हरी गेंद को वापस ले लिया जो पहले उसके सीने में घुस गई थी, और झांग फैन फैन एक बार फिर बेहोश हो गई। लॉन्ग हाओचेन भी हरी रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, उसकी हालत अब भी पहले जैसी ही थी। ये जियाओली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी ओर बढ़ी। अपने दाहिने हाथ को आगे की ओर इशारा करते हुए उसने लॉन्ग हाओचेन की छाती से संपर्क किया। कैयर के हाथ अनजाने में भींच गए थे। लॉन्ग हाओचेन को ऐसी हालत में देखकर वह घबरा गई। बात सिर्फ इतनी थी कि वह इतने समय से अपने आप को रोक रही थी और इसे नहीं दिखाया। अब जब ये जियाओली ने अंततः सील हटा दी है, अगर उसके पास कोई समाधान नहीं होता तो चीजें जटिल हो जाती। ये जियाओली के हाथ पर एक हल्की हरी रोशनी चमकी, लेकिन अगले ही पल लॉन्ग हाओचेन की छाती से अचानक एक विशाल सुनहरी रोशनी चमकी, जो आश्चर्यजनक रूप से उसकी उंगली पर लगी। वाह! ये जियाओली आगे चलने से पहले आश्चर्य से चिल्लाया। उसने लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर गौरवशाली संत कवच के टूटे हुए हिस्सों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका फ्रेम बहुत छोटा था और वह उस तक पहुंचने में असमर्थ था। ये सीन वाकई मजेदार था। एक भोली भाली लड़की लॉन्ग हाओचेन के कवच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुझे अपनी मदद करने दें। कैयर ने तुरंत लॉन्ग हाओचेन के गौरवशाली संत कवच को बाहर निकालते हुए कहा। जब ये जियाओली ने लॉन्ग हाओचेन के कपड़ों का अगला भाग हटाया और लॉन्ग हाओचेन की छाती पर शाश्वत मेलोडी देखी, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया। अपनी तर्जनी से उस तक पहुंचने पर हवा में एक अलग प्रकार की हरी रोशनी दिखाई दी। यह एक हरे रंग की लौ थी जो उसके और उसके नियंत्रण वाले पेंडेंट के बीच स्पंदित हो रही थी, क्योंकि उसने एक बार फिर शाश्वत मेलोडी बजाने की कोशिश की थी। एक तीव्र सुनहरी रोशनी एक बार फिर उभरी, उसकी उंगली की ओर चली, और लॉन्ग हाओचेन, जो अपना रुख बनाए हुए था, उस पल कांप उठा। ये शियाओली का रंग पास के कैयर को देखकर बदसूरत हो गया, इसलिए प्रकाश के शानदार स्कोन ने वास्तव में उस व्यक्ति की विरासत प्राप्त की। अध्याय 333 भगवान का चुना हुआ भाग 1। लॉन्ग हाओचेन की सुरक्षा के बारे में चिंतित कैयर ने धीमी आवाज में समझाया। उस समय उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध इसे स्वीकार किया था, लेकिन ये जियाओली ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ वर्तमान तथ्यों को देख रहा हूं। कितनी परेशानी है, लगता है इस बार मैं यहां से निकल ही नहीं पाऊंगा। उसके शब्दों को सुनकर कैयर उसे अपने दिमाग तक पहुंचने में असमर्थ लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछना जारी रखा, लॉन्ग हाओचेन कैसा है? ये शियाओली ने उत्तर दिया, ये ठीक है। उसने केवल उस कौशल का उपयोग किया है जो उसकी अपनी क्षमता की सीमा से अधिक है। हालांकि इसकी वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है जिस पर आपको ईर्ष्या करनी चाहिए। ये समझ की उन्नति का एक स्तर है जो आपकी अपनी विशेषता से संबंधित है। हालांकि उसके शरीर के ढहने का कुछ खतरा है। मेरी जीवन ऊर्जा की सहायता से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस उसे ऐसे ही रहने दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः वह जागने ही वाला है। उठो। कैयर ने आश्चर्य से ये शियाओली को देखा। इससे आपका क्या मतलब है? खुश हंसी के साथ ये जियाओली ने फिर कहा, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले अपना घूंघट हटाएं और मुझे देखने दें कि हम में से कौन सबसे सुंदर है। कैयर स्तब्ध था, किसी तरह हंसी और आंसुओं के बीच फंसा हुआ था।
हालांकि ये जियाओली के शब्दों के अनुसार लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान स्थिति एक अच्छी बात थी। फिर भी उसने अपना घूंघट उतार दिया। कैयर को वास्तव में जागृति की यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा लगा मानो ये स्थिति लॉन्ग हाओचेन के लिए बहुत अच्छी थी। कैयर का प्यारा चेहरा देखकर ये शियाओली चुप हो गई और कुछ नाराज होकर बोली, कितना कष्टप्रद है, मैं बढ़ ही नहीं सकती। अन्यथा आपकी तुलना में मुझे कोई कमी नहीं होगी। इन शब्दों के साथ उसने स्वीकार किया कि वह कैयर से कम सुंदर थी। उसके मनमोहक रूप को देखकर कैयर अपना सिर खुजलाने से नहीं रोक सकी। तुम क्यों विकसित नहीं हो पा रहे हो? ये जियाओली की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह एक राज है। हालांकि मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि आप जागृति के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे महान जन्मजात उपहारों वाले किसी व्यक्ति की बर्बादी क्या है? क्या आप दोनों स्वर्गीय काया से धन्य नहीं हैं? बिना पूर्व जागृति के वे दोनों इन शारीरिक गठन का लाभ कैसे उठा पाएंगे? स्वर्गीय भौतिक विज्ञानी, यह उसके लिए एक और नई जानकारी थी। यदि लॉन्ग हाओचेन को इसके बारे में सुनना होता तो उसे निश्चित रूप से स्वर्गीय शब्द याद आता जो उसने टावर ऑफ इटर्निटी में अपने बारे में अलग से सुना था। क्या आप ये कह रहे हैं कि 90 से अधिक की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यक्ति को स्वर्गीय काया प्रदान करती है? कैयर ने उत्सुकता से पूछा। यह अब केवल लॉन्ग हाओचेन से संबंधित नहीं था बल्कि स्वयं से संबंधित था। ये शियाओली को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। मैं जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके और उसके पास दो स्वर्गीय शरीर हैं। मैं इसे बेहतर तरीके से नहीं रख सकता। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक दिव्य प्राणी वह है जो देवता की चिंता प्राप्त करता है। ये जन्मजात उपहारों का उच्चतम स्तर है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हालांकि भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता सामने लाने के लिए जागृति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि उसने पहले ही अपने जन्मजात गुणों को जागृत कर लिया होता तो पहले वाला लड़का जरूरी नहीं कि आमने सामने का मैच लड़ रहा होता। हालांकि अंधेरे के वे घृणित और गंदे जीव वास्तव में घृणित हैं। वास्तव में किसी के पास इस दुनिया के स्थान को तोड़ने का एक अस्थायी तरीका है। जब उसने दानव देवता सम्राट का उल्लेख किया तो आत्मसंयम के बावजूद उसकी आंखों में कुछ भय दिखाई दिया। कैयर ने फिर कहा, वह उन राक्षसों का राक्षस देवता सम्राट है। यदि हाओचेन का शरीर और मेरा शरीर जाग गया तो क्या लाभ होंगे? ये जियाओली ने उत्तर दिया, कई लाभ। किसी को भगवान द्वारा चुने जाने के रूप में जागृत करने का अर्थ है कि वह व्यक्ति उसके बाद उस भगवान की शक्ति उधार ले सकता है जिसने उसमें रुचि दिखाई है। निस्संदेह किसी की ताकत के आधार पर वह जिस शक्ति की मांग कर सकता है वह अलग अलग होगी। वाह, वे वास्तव में अज्ञानियों का एक समूह है। फिर मैं और अधिक विस्तार में जाऊंगा। तथ्य यह है कि उन्हें देवताओं में से चुना गया है। इसका मतलब है कि उन्हें देवताओं के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। यदि वे सर्वोच्च स्तर तक साधना करते हैं तो वे उसी प्रकार भगवान के स्तर तक भी पहुंच जाएंगे। भगवान का, तो क्या सचमुच देवताओं का अस्तित्व है? कैयर बुदबुदाया। ये शियाओली ने अपनी जीभ बाहर निकाली, बेशक वे मौजूद हैं। हालांकि भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ईश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। जिस तत्व को वह नियंत्रित करता है उसके साथ पूरी तरह से विलय करना होता है। किसी व्यक्ति की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करना उतना अच्छा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता हर चीज को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन क्या वे कानून तोड़ने में भी असमर्थ नहीं हैं? अन्यथा उनका देवता ही भ्रष्ट हो जाएगा। वे अपने मानव जीवन की तरह स्वतंत्र और विविध कैसे हो सकते हैं? इस कारण से यदि देवताओं का अस्तित्व है तो भी उन्हें अस्तित्व में नहीं माना जा सकता है। बेशक पूर्ण भगवान बनने के इस भाग्य से बचने के लिए कुछ लोग केवल अर्धदेव अवस्था में ही रहेंगे, स्वतंत्र और निश्चिंत रहेंगे और दुनिया में जैसा चाहे वैसा करने में सक्षम होंगे। केवल इस प्रकार के देवताओं को पूर्ण देवताओं द्वारा दबाया जा सकता है और देर सबेर वे स्वयं भी देवता बन जाएंगे। ओह, इसके बारे में बात करना भी मुझे पहले से ही पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। बस मैं आपको बता दूं कि भगवान बनना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में बेहतर होगा कि आप इतने मजबूत न बने, अन्यथा जब आप भगवान के स्तर पर चढ़ेंगे तो केवल अकेलापन ही आपका इंतजार कर रहा होगा और आप बहुत शक्तिशाली कानूनों और सीमाओं के अधीन होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आपके आसपास का प्रत्येक तत्व ईश्वर का हिस्सा है। इस दुनिया में हम विभिन्न देवताओं के मिश्रण के समान हैं। यदि आप वास्तव में भगवान बन जाते हैं तो आपकी मूल स्मृतियों के कुछ हिस्से भी गायब हो सकते हैं। कैयर ने फिर पूछा, अभी जब दानव देवता सम्राट ने उन राक्षसों को बचाने के लिए मायावी स्वर्ग को तोड़ दिया
तो उन्होंने उस देवता शब्द का भी इस्तेमाल किया जिसका आपने अभी उल्लेख किया है। ऐसा लगता है कि वह सचमुच किसी देवता को पाने की कोशिश कर रहा है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान बनना अच्छा नहीं है? ये जियाओली की आंखें कुछ डर से भर गईं। वह लड़का वैसा नहीं है। उसकी आभा स्पष्ट रूप से हमारी इस दुनिया से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए वह इसके नियमों और प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मुझे यहाँ आप लोगों जैसा कोई देवता नहीं मिल सकता। यदि वह वास्तव में एक देवता को प्राप्त करने में सफल हो जाता है और यदि उसकी शक्ति पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाती है तो वह संभवतः इस दुनिया का शाश्वत शासक बन जाएगा। उस वक्त उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते ये जियाओली की निगाहें अचानक और अधिक चिंतित हो गईं। पास के लॉन्ग हाओचेन को देखने से पहले कइयर को देखते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज पर गहराई से विचार कर रहा हो। कइयर बता सकती थी कि इस छोटी लड़की ने उसे इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में सब कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके लिए भले ही भगवान बनने के फायदे के साथ साथ इसकी कमियां भी थीं, फिर भी ये बहुत दूर की बात थी। क्या देवता भगवान का हिस्सा नहीं है तो कोई इसे कैसे लूट सकता है? कइयर ने संदेह से भरकर पूछा। ये शियाओली अचानक कुछ हद तक गर्म स्वभाव के हो गए। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। खैर, अब और मत पूछो, मैंने पहले ही तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। वैसे भी भविष्य में बेहतर होगा कि आप देवता और सामान न बने। जबकि उस लड़के के लिए वो महज एक निराशा का पीछा कर रहा है। किसी देवता को चुराना इतना आसान कैसे हो सकता है? यदि सबसे बुरा होता है तो मैं केवल। इस बिंदु पर उसके शब्द अचानक रुक गए और उसने कइयर को सतर्क दृष्टि से देखने के बाद और कुछ नहीं कहा। हालांकि कइयर यही नहीं रुके और पूछते रहे, तो भगवान बनने की सीमा क्या होगी? ये जियाओली ने उस पर एक नजर डाली, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। कइयर ने अचानक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। दरअसल मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। ये जियाओली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप संभवतः कैसे जान सकते हैं? आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा 10 लाख इकाई है ना? कइयर ने मुस्कुराते हुए कहा। अहम। ये जियाओली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही उसके विचारों को प्रकट कर रही थी। उस समय कइयर ने और कुछ नहीं पूछना जारी रखा। वह बस क्रॉस लेग बैठने से पहले लॉन्ग हाओचेन की तरफ लौट आया और खेती शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। चूंकि लॉन्ग हाओचेन ठीक थी, इसलिए उसे चिंता नहीं हुई। मायावी स्वर्ग में समय धीरे धीरे बीतता गया और ये जियाओली कुछ उबी हुई लग रही थी क्योंकि वह उसके बगल में बैठी थी। कुल 8 स्पिरिट स्टोव उसके चारों ओर इत्मीनान से घूम रहे थे, जैसे कि उसकी इच्छा का पालन कर रहे हों। उसने उन्हें समाहित करने के लिए 21वीं जनरल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के किसी व्यक्ति के पास छोड़ने का इरादा व्यक्त नहीं किया, लेकिन उसने उन्हें वापस भी नहीं लिया। कौन जानता था कि वह इस समय क्या सोच रहा था? वह कभी कभार ही लॉन्ग हाओचेन की ओर देखती थी। परिणामस्वरूप वह जिस मामले के बारे में सोच रही थी वह उससे संबंधित था। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और अंत में जब तीसरे दिन सुबह हुई तो लॉन्ग हाओचेन के शरीर में एक बदलाव आया। भोर ने दुनिया को नए जीवन और आनंद से भर दिया और जब वह कोमल रोशनी क्षितिज पर उभरी तो लॉन्ग हाओचेन का शरीर तदनुसार रोशन हो गया। आकाश में दूसरे सूरज के उगने की तरह देदीप्यमान और दीप्तिमान पंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ पर फैल गई। मुलायम पंख फैले हुए पहले से अधिक लंबे दिखाई दे रहे हैं। वे भोर के उदय के अनुरूप प्रतीत होते थे, जो वास्तव में उसे ही प्रकाशित करता था। चाहे वह इल्यूसरी पैराडाइज के निवासी हो या उनके साथी, उन सभी को लगा कि क्षितिज, जिसे तकनीकी रूप से चमकीला होना चाहिए, अंधेरा हो गया है। सुनहरी रोशनी की एक सीधी रेखा धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन और सूरज को जोड़ रही है। ये जियाओली एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी, जैसे कि वह भारहीन हो। लॉन्ग हाओचेन के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के जवाब में उसकी आंखें चमक उठीं। ये सच है, ये वास्तव में जाग रहा है। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए लॉन्ग हाओचेन ने धीरे धीरे अपनी सूखी मुद्रा छोड़ दी और अपने पंखों की जोड़ी को किनारों तक फैलाकर मजबूती से खड़ा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की रोशनी इसे नहलाने लगी और इसे पूरी तरह से सुनहरी चमक से अलंकृत कर दिया। उसके चारों ओर घनी सुनहरी धुंध फैल गई, जो उसके शरीर के चारों ओर घूमती सुनहरी लहरों का रूप ले रही थी। जैसे कि यह बहुत स्वाभाविक था, सिमा जियान और हान यू लॉन्ग हाओचेन से 1 दर्जन मीटर की दूरी पर क्रॉस लेग करके बैठे थे। उनके माथे पर सुनहरी आकृतियां दिखाई दी। ये स्पष्ट रूप से उनके रेटिना अनुबंध के प्रभाव का परिणाम था और यह काफी अच्छा संकेत था। उनकी पीठ पर आध्यात्मिक पंख तेजी से फैल गए और वे रोशनी में नहा गए।
लॉन्ग हाओचेन ने एक फीकी सुनहरी चमक छोड़ी जो उन तीनों के बीच टिमटिमा रही थी। झांग फैन का शरीर पहले ही मौलिक रूप से ठीक हो चुका था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। वांग युवान की सहायता से उसने उन तीनों को ईर्ष्या से देखा। एक क्षण के बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, यह महसूस करते हुए कि प्रकाश के सार में परिवर्तन हवा में भर गया है। इस सटीक क्षण में उसने केवल अपने शरीर को समुद्र में नहाते हुए महसूस किया और उसके शरीर पर हल्की रोशनी की एक अंतहीन लहर टकरा रही थी। यह अद्भुत एहसास कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जिससे समझ की लहरें एक के बाद एक उसके विचारों तक पहुंच रही थीं। उसके शरीर से एक पारदर्शी सुनहरी चमक भी धीरे धीरे फैलने लगी। जैसे ही वह जल्दी में क्रॉस लेग बैठ गया, सिमा जियान और हान यू की तुलना में बड़ी आत्मा पंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ पर दिखाई दी। अध्याय 334 भगवान का चुना हुआ भाग 2। लॉन्ग हाओचेन के माथे पर 9 पैटर्न उभरे। वे पहले बैंगनी दिखते थे लेकिन जल्दी ही सुनहरे हो गए। उसकी त्वचा की सतह एक रत्न की तरह चमक रही थी, जिससे उसका रूप धुंधला और धुंधला हो गया था। सूरज की चमक और अधिक तीव्र होती जा रही थी, जबकि लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर सुनहरा रंग और भी गहरा होता जा रहा था। उसके पैरों पर एक अलग सुनहरा प्रभामंडल भी आकार लेने लगा। ये प्रभामंडल अत्यंत विचित्र था। शानदार सुनहरी रोशनी में इसके किनारे पर बने पैटर्न सूरज के टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। इस अभिव्यक्ति का चमकता केंद्र लॉन्ग हाओचेन के पैर थे। उसके माथे से धीरे धीरे एक मायावी सुनहरी चमक फैल गई। यह आकृति कुछ हद तक येटिंग लाइट एलिमेंटल फेरी के समान दिखती थी, लेकिन देखने में यह बहुत पारदर्शी और धुंधली दिखती थी। आकार में 3 मीटर तक पहुंचते हुए एक नर्म रोशनी फैल गई और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए लॉन्ग हाओचेन के शरीर में घुल गई। येटिंग के मुंह से एक धीमा मंत्र निकला। जब से लॉन्ग हाओचेन ने जागृत अवस्था में प्रवेश किया था, वह हवा में तैर रही थी, और अब जब लॉन्ग हाओचेन ने औपचारिक रूप से जागृत अवस्था में प्रवेश किया था, तो उसका स्वाद अत्यधिक आनंद से भर गया था। जैसे जैसे सुनहरी चमक लॉन्ग हाओचेन के शरीर में विलीन हो रही थी, येटिंग का शरीर भी बदलना शुरू हो गया। लॉन्ग हाओचेन के शरीर से सुनहरी बूंदें संचारित हुईं और येटिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इसके प्रभाव से उनके पूरे शरीर का आकार बदल गया। इसका आकार बदल गया और अतीत की मायावी छाप पूरी तरह लुप्त हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि अब येटिंग के दाहिने हाथ में एक कॉम्पैक्ट सुनहरा डंडा था। ये बिल्कुल सीधा था और आकार में येटिंग के समान था। उसके गोखरू के समान शीर्ष पर एक चमकीला रत्न जड़ा हुआ था। इसके अलावा येटिंग के माथे पर एक रत्न भी दिखाई दिया। उसके पैरों पर अब एक और छोटा सा प्रभामंडल था जो लॉन्ग हाओचेन के समान ही दिखता था। लेकिन ये उनमें सबसे बड़ा बदलाव नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन वह आभा थी जो उसने प्रसारित की थी। मूल रूप से उनकी आभा केवल संत जैसी थी, लेकिन अब उनके शरीर से जीवन की आभा निकलती है। वह अब केवल एक बुद्धिमान प्रकाश तत्व परी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक परी, एक प्रकाश परी थी। इस क्षण से यह न केवल लॉन्ग हाओचेन का समर्थन स्पिरिट स्टोव था, बल्कि इसमें दुश्मनों पर हमला करने और अपने सहयोगियों को बढ़ावा देने की क्षमता भी थी। वह एक परी के रूप में अपना जीवन पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर चुकी थी। बेशक वह अभी भी अनुबंध द्वारा लॉन्ग हाओचेन की स्पिरिट स्टोव थी और यह एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता थी। यदि उसने लॉन्ग हाओचेन को छोड़ दिया तो वह स्कोन ऑफ लाइट की स्वर्गीय काया के लाभों को खो देगा और अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएगा। लॉन्ग हाओचेन ने एक लंबा मंत्रोच्चार शुरू किया और येटिंग ने उसकी ओर देखा। एक अजीब दृश्य घटित होने से पहले उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले छोटी परी से हुई। उसके पंखों की मूल जोड़ी के नीचे एक और जोड़ा दिखाई दिया। ये नाजुक नए पंख धीरे धीरे फैल गए और उसके पूरे शरीर की उपस्थिति में पूर्ण परिवर्तन आ गया। लंबाई तब तक बढ़ती रही जब तक वह 1 मीटर के करीब नहीं हो गई। उसके माथे पर लगी मणि से एक सींग निकला और उसकी लाठी पर कुछ शानदार डिजाइन दिखाई दिए। वास्तव में लॉन्ग हाओचेन की जागृति कमाई प्राप्त करके येटिंग एक बार फिर विकसित हुआ और लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने के बाद से यह उसका तीसरा विकास था। लेकिन वह अकेली नहीं थी जिसमें बदलाव आया। उसी समय लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर और भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। इसके मूल रूप से विशाल पंख धीरे धीरे फैल गए और एक और जोड़ा आश्चर्यजनक रूप से इसके मुख्य पंखों के ठीक नीचे दिखाई दिया। ये परिवर्तन वैसा ही था जैसा येटिंग में हुआ था और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पंखों को ढांकने वाले सुनहरे पंख अब पहले की तुलना में बहुत अधिक मोटे हो गए थे, जो अप्रभेद्य रूप से प्रकाश के कुछ असाधारण सुंदर सुनहरे गोले उत्सर्जित कर रहे थे। तो क्या मानव बिजलीगर के पंख वास्तव में दोहरी जोड़ी बन सकते हैं?
इसके साथ ही लॉन्ग हाओचेन के पीछे प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ अचानक उठ खड़ा हुआ। ये झांग फैन फैन था, जिसका शरीर धीरे धीरे ऊपर तैर रहा था, प्रकाश के सुनहरे स्तंभ में समा गया। उसकी पीठ पर सुनहरे पंख अचानक अधिक महत्वपूर्ण लगने लगे और अपनी सामान्य स्थिति में लौटने से पहले उसका पूरा शरीर तुरंत चमकीला हो गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी अभी भी पारदर्शी बनी हुई थी, बिल्कुल सुनहरी क्रिस्टल की मूर्ति की तरह। शानदार शरीर, ये वास्तव में भगवान द्वारा चुने गए लॉन्ग हाओचेन के जागरण का प्रभाव था, जिसने अपने स्वयं के प्रयासों और पिछली लड़ाई से मिली उत्तेजना के साथ झांग फैन फैन को अंततः अड़चन को तोड़ने की अनुमति दी और 7वें चरण की दहलीज तक पहुंच गया, जिसे उसने अवरुद्ध कर दिया था। इतने लंबे समय के लिए वह अब 7वें चरण पर टेम्पल नाइट था, जिसे कुछ अप्रत्याशित खुशी की खबर कहा जा सकता है। हालांकि हान यू और सिमा जियांग, जिनके पास भी समान प्रकाश तत्व था, ने एक मार्ग को तोड़ने जैसी दिलचस्प प्रगति नहीं की, लेकिन उनके शरीर के आसपास के प्रकाश तत्व ने स्पष्ट रूप से पदार्थ प्राप्त कर लिया था। सुनहरी रोशनी का ये बिल्कुल सीधा स्तंभ धीरे धीरे नष्ट हो गया और सूरज की रोशनी की चमक ने पूरी पृथ्वी को फिर से रोशन कर दिया, जिससे इसकी चमक मायावी स्वर्ग में आ गई। लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी आंख खुली, बिजली की दो तीव्रता से हवा में हलचल मच गई, लेकिन माहौल तुरंत सामान्य हो गया। अपने बगल में गहरे परेशान कयियर को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अपराधबोध से कहा, चिंता मत करो। कयियर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके कंधे पर झुक गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लॉन्ग हाओचेन को इस आश्चर्यजनक परिवर्तन की आशा नहीं थी। हवा में जीवन की सघन सांस और येटिंग द्वारा पहले अवशोषित की गई प्रकाश की धुंध के प्रभाव में शिखर पर अहबाव के हताश हमले को देखकर उसे केवल यह महसूस हुआ कि वह एक शानदार स्थिति में था। जब उसने अहबाव को शैतान ड्रैगन में बदलते देखा तो उसने अपने साथियों का ध्यान रखते हुए पीछे हटने के बारे में सोचा। इस कारण से वह अपने साथियों और ये जियाओली को टॉवर ऑफ इटर्निटी में वापस लाने के लिए इटर्नल मेलोडी कास्ट करने के लिए पहले से ही तैयार था। हालांकि जिस क्षण उसने उस शानदार स्थिति में प्रवेश किया, उसे अचानक यह एहसास हुआ कि अगर वह यहां से पीछे हट गया तो वह निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण खो देगा। एहसास के उस शानदार उछाल से प्रेरित होकर वह घबराए नहीं और अपने साथियों को इस परीक्षण का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया, अपनी खुद की शक्ति का भंडार तैयार किया। उस झटके ने उस शानदार स्थिति में लॉन्ग हाओचेन की समझ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उस पल उसने केवल अपनी खुद की ऊर्जा को एक पल में घुलते हुए महसूस किया, क्योंकि उसकी दुर्जय मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा, साथ ही सभी प्रकाश सार जो वह समर्थन से निकाल सकता था, उन्होंने उस हित में विलीन हो गया। यह इस हद तक था कि जिस क्षण उसने आकाश को हिला देने वाले हमले का इस्तेमाल किया था, लॉन्ग हाओचेन ने महसूस किया था कि वह चमत्कारिक ढंग से सूरज की रोशनी से आलिंगनबद्ध होकर दुनिया के साथ एक हो गया है। इस हमले के लिए दुनिया की ताकत उधार लेते हुए वह पूरी तरह से समझ की चमक में पड़ गया था और प्रकाश के वंशज के रूप में अपने जागरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके दिमाग में अनगिनत शानदार दृश्य बार बार उभर रहे थे, समझ की लहरें उसके दिमाग में तैर रही थीं। जैसे ही वह जागा, किंड्रेड ऑफ लाइट के रूप में उसकी पहचान से संबंधित रहस्य उसके मस्तिष्क में गहराई से बंद हो गए। किंड्रेड ऑफ लाइट वह व्यक्ति था जिसे प्रकाश की देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, वह सूर्य का प्रवक्ता था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सूर्य की सारी चमक पर फिदा हो जाता था और फलस्वरूप अपनी सभी कमियों को पूरा करने के लिए सूर्य और प्रकाश की देवी की शक्ति उधार लेने में सक्षम हो जाता था। ये प्रकाश के वंशज की सच्ची किंवदंती थी। यदि ऐसा नहीं होता तो ये केवल उसकी साधना होती जो सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी तेज होती और प्रकाश के तत्व के बारे में उसकी समझ थोड़ी मजबूत होती। क्या ये किंड्रेड ऑफ लाइट को बहुत कमजोर नहीं बना देगा? जिस क्षण वह प्रकाश के सच्चे वंशज के रूप में जागे, उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा भी काफी हद तक बढ़ गई, जो 100 तक पहुंच गई। अब यह सचमुच उत्तम था। लॉन्ग हाओचेन को आखिरकार समझ आ गया कि कैसे संसार के वंशज ने दानव देव सम्राट को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि वह अपने साधना स्तर के केवल 1/3 तक ही पहुंच पाया था, जिससे पीढ़ी के दानव देव सम्राट की मृत्यु हो गई। ये निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उस समय के संसार के परिजन जागृत हो गए थे। ये कहा जा सकता है कि यदि लॉन्ग हाओचेन प्रकाश से समर्थन प्राप्त करेगा तो संसार के वंशज की शक्ति को वध की शक्ति कहा जा सकता है, युद्ध के देवता द्वारा आशीर्वादित व्यक्ति की तरह। लॉन्ग हाओचेन की जागृति इल्यूसरी पैराडाइज में हुई थी, जो प्रकाश से भरी हुई जगह थी, जो प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर कयियर संसार की पवित्र बेटी के रूप में जागृत होना चाहती थी तो उसे ऐसा वध और खून की दुर्गंध से भरे युद्ध के मैदान में करना होगा।
केवल वध की गंध से भरे स्थान पर निरंतर वध के माध्यम से ही वह वास्तव में संसार की पवित्र बेटी के रूप में रहस्यों को समझ सकेगी। अंततः सारी रोशनी फीकी पड़ गई और लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर दो जोड़ी आत्मा के पंख एक बार फड़फड़ाए। इससे जमीन पर लौटने से पहले उसका शरीर जमीन से 20 फीट ऊपर उठ गया। वह अभी भी अपने नए 4 पंखों का आदी नहीं लग रहा था। प्रकाश का एक घना सार उसके चारों ओर घूम रहा था और लॉन्ग हाओचेन स्वभाव में और भी शांत और अधिक परिपक्व लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसका आकार भी कुछ बढ़ गया है और अब उसकी शक्ल देखकर कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि वह केवल 15 वर्ष का है। वह अपने 20वें दशक के एक आदमी के अधिक करीब लग रहा था। जागने के बाद स्कोन ऑफ लाइट न केवल आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था बल्कि उसने शानदार आकर्षण भी प्राप्त किया। बस उसे देखकर किसी को भी अनजाने में उससे निकलने वाली गर्माहट से कुछ आकर्षण महसूस होगा। अरे चलो बात करते हैं। बगल से ये जियाओली की आवाज सुनाई दी। लॉन्ग हाओचेन घूम गया, उसकी पीठ के 4 पंख गायब हो गए। येटिंग ने लॉन्ग हाओचेन की छाती में गायब होने से पहले भावनाओं से भरी आवाज के साथ खुद को उसके सीने में डाल दिया। जागृति के बाद लॉन्ग हाओचेन अब उसके लिए प्रकाश की मां के समान थी जिसने उसे बढ़ने में मदद की। ये जियाओली के चारों ओर घूमते उन 8 स्पिरिट स्टोवों को देखकर लॉन्ग हाओचेन ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ, ये जियाओली ने पहाड़ी के निचले हिस्से की ओर बढ़ते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को संकेत दिया कि वे तुरंत उसका पीछा करने से पहले उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहें। ये शियाओली बहुत आगे नहीं गए लेकिन ऐसा लगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। 6 या 7 साल की लग रही एक लड़की के चेहरे पर यह भाव देखना वाकई अजीब था। पहाड़ी के बीच में कहीं ये शियाओली घूम गया। जीवन के सार से भरी एक हरी चमक फैल गई जिसने लॉन्ग हाओचेन और खुद को अंदर से ढक लिया। छोटी बहन, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ तक कि 7 या 8 साल की लड़की की शक्ल में भी जैसे ही ये जियाओली ने सूरज की तरह उज्जवल मुस्कान देखी, वह चुप रहने से खुद को नहीं रोक सका। उसके मुंह से अगले शब्द निकले, तुम बहुत सुंदर हो, कोई परी भी तुम्हारे जैसी प्यारी नहीं होगी। जवाब में लॉन्ग हाओचेन के मुंह के कोने हिल गए। कृपया सुंदर शब्द का प्रयोग करें। सुंदर लड़कियों का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। अध्याय 335 भगवान का चुना हुआ भाग 3। ये शियाओली ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उससे क्या हुआ? उम्र गिनने की मानवीय पद्धति के आधार पर मेरी आयु कम से कम 10,000 वर्ष है। मेरे सामने तुम एक चोदू लड़के से ज्यादा कुछ नहीं हो। लॉन्ग हाओचेन उसकी ओर देखते हुए चुप रहा। उसे लड़की की बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन ये कहना कि वह प्राचीन काल की महिला होगी कम यथार्थवादी लगा, क्योंकि इस लड़की की शक्ल एक छोटी लड़की से मिलती जुलती थी। उसकी उदासीन उपस्थिति को देखते हुए ये जियाओली संतुष्ट लग रही थी, जबकि उसकी चिंताएं हल्की हो गईं। हालांकि वह जल्दी ही उत्तेजित हो गई और उसने गुस्से में कहा, तुम सचमुच परेशान कर रहे हो। लॉन्ग हाओचेन ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम केवल आपकी मदद कर रहे हैं। वह कितना कष्टप्रद है। ये शियाओली ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, बेशक आप परेशान कर रहे हैं। आप प्रकाश के दयालु हैं, तो आपने स्वयं को नेक्रोमेंट की शक्ति से संक्रमित क्यों होने दिया? एक शक्तिशाली तांत्रिक का जादू। तुम पागल हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा अपना प्रकाश हृदय क्षत विक्षत हो जाएगा? लॉन्ग हाओचेन ने उसे गंभीरता से देखा। यदि आपके पास उसके साथ मेरा संबंध हटाने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ये जियाओली एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई। मुझे बताओ कि तुम उस जादूगर से कैसे मिली? मैं सुन रहा हूं। इसके बाद लॉन्ग हाओचेन ने उसे डेसोलेट विस्लिंग कैवन की अपनी पूरी कहानी बताई और साथ ही टॉवर ऑफ इटर्निटी में घटी घटनाएं भी बताईं। उसकी बातें सुनकर ये जियाओली एक पल के लिए अवाक रह गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। कैसे? ये कैसे संभव है? प्रकाश तत्व का एक जादूगर? अरे बाप रे, क्या ये लड़का आपके जैसा ही हो सकता था? प्रकाश की देवी का ईश्वर द्वारा चुना गया। ये बहुत अविश्वसनीय है। जब से प्रकाश की देवी में से कोई एक चुना हुआ जादूगर बन गया है, उसके साथ निश्चित रूप से कुछ गहरा घटित हुआ होगा। लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा है कि केवल किंड्रेड ऑफ लाइट की काया वाला एक प्रकाश तत्व उपयोगकर्ता ही प्रकाश तत्व नेक्रोमेंसी में प्रशिक्षण ले सकता है? ये जियाओली ने उसे गंभीर पुष्टि दी। हाँ, नेक्रोमेंसी एक गंदी बुलाहट है जिसमें लाशों और मौत के संपर्क में रहना शामिल है। ये प्रकाश के प्रति उच्चतम संभव ईश्निंदा है और केवल प्रकाश के दयालु लोगों का सबसे शुद्ध शरीर ही इस गंदगी से क्षत विक्षत होने से बच सकता है। एक पवित्र नेक्रोमेंट के रूप में खेती करते हुए अपने दिल को शुद्ध रखता है।
लेकिन इसे हासिल करना आपके लिए प्रकृति की देवी के रूप में सफल होने से भी अधिक कठिन है। ये लड़का सचमुच मनुष्यों में सबसे महान प्रतिभाशाली है। भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति की परिभाषा के संबंध में लॉन्ग हाओ चेन इसे पूरी तरह से समझने में कामयाब रहे थे और उन्हें मुझे और कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह अभी भी उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करता है। क्या वह पवित्र तांत्रिक स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स भी भगवान का चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है? और वह जो 1000 साल पहले प्रकट हुआ था। लॉन्ग हाओ चेन और ये शियाओलेई ने एक दूसरे की ओर देखा। एक दूसरे को बेजान होकर देखते हुए वे अत्यंत आश्चर्य से भर गए। उनके पास जिज्ञासा का एक सामान्य विषय था और यही कारण था कि स्लीपिंग कैलामिटी, उस समय प्रकाश के वंशज, ने एक नेक्रोमेंट बनने का विकल्प चुना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये शियाओलेई ने कुछ कड़वाहट के साथ कहा, चूंकि यह स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स टॉवर के साथ एक स्थानिक संबंध छोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह एक देवता के स्तर तक पहुंच सकता है। यह उसके सामर्थ्य से परे है। यदि मेरी बहन अभी भी यहाँ होती तो भी वह उससे आपका संबंध नहीं हटा पाती। मुझे बस आश्चर्य है कि उसके साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि जब आप उस टावर के शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होंगे तो आपको उसकी सच्ची विरासत मिलेगी, आपको उसकी कुछ यादें मिलनी चाहिए। इस बिंदु पर पहुंचकर उसने एक हल्की आह भरी, लेकिन एक हल्का तात्विक नेक्रोमेंसर अभी भी एक नेक्रोमेंसर है। नेक्रोमेंसी जीवन का प्रतिरूप है और चूंकि मैं जीवन तत्व का हूं, इसलिए मैं आपके साथ यह स्थान नहीं छोड़ सकता। इतने वर्षों तक इंतजार करने के बाद और अंततः आप जैसे भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति को पाना इतनी शर्म की बात है कि मैं अभी भी नहीं जा सकता। अगर तुम परेशान हो तो बस मुझे बताओ। मैं आपसे मिलने के लिए पहले से ही 10,000 वर्षों से अधिक समय से इंतजार कर रहा हूं। लॉन्ग हाओ चेन अवाक था और वह नहीं जानता था कि उसे कैसे उत्तर देना चाहिए, केवल उसे असहाय दृष्टि से देखता रहा। उसे लंबे समय तक असंतुष्ट दृष्टि से देखने के बाद ये शियाओलेई ने अंततः प्रस्ताव रखा, ठीक है, मेरे साथ एक सौदा करने के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसा लगता है? किस तरह का सौदा? लॉन्ग हाओ चेन ने उस पर चिंतित दृष्टि डाली। इस लड़की का आकलन उसकी 6 या 7 साल की शक्ल से नहीं किया जाना चाहिए और शायद वह इस भ्रामक स्वर की संरक्षक थी। नाखुश ये जियाओली ने जारी रखा, आप इतने परेशान क्यों हैं? इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। क्या आप इन्हें देखते हैं? उसने अपने बगल में 8 स्पिरिट स्टोव की ओर इशारा किया। लॉन्ग हाओ चेन ने उसे गंभीर पुष्टि दी। ये जियाओलेई ने तब कहा, ये स्पिरिट स्टोव आपके लिए है और मैं आपको इल्यूसरी पैराडाइज छोड़ने से पहले अगला परीक्षण पास करने से छूट दे सकता हूं। आपको सीधे अंतिम परीक्षा से ही गुजरना होगा। इस तरह जब तक ये लोग बहुत अधिक लालची नहीं होते हैं और बहुत अधिक आध्यात्मिक स्टोव को आत्मसात नहीं करते हैं, मूल रूप से उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और लाभ बहुत बड़ा होगा। उसकी कुछ हद तक अतिरंजित अभिव्यक्ति को देखकर उसके हाथ फैले हुए लॉन्ग हाओ चेन निश्चल रहे और बहुत गंभीरता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? आप में एक आदमी की ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मुझे सीधा जवाब देने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा? ये शियाओलेई ने बड़ी घृणा के साथ जवाब दिया। लॉन्ग हाओ चेन के कंधे सख्त लग रहे थे। मुझे न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथियों के लिए भी जिम्मेदारी लेनी है। ये जियाओलेई, लेकिन यह उनसे संबंधित नहीं है। मैं बस भविष्य में जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, मानसिक संबंध द्वारा आपके साथ संपर्क में रहना चाहता हूं। एक बंदर ही मना कर देगा। उदाहरण के लिए, लॉन्ग हाओ चेन ने आराम नहीं किया और पूछना जारी रखा। ये जियाओली ने अपनी आंखें चौड़ी की, आप किस तरह का उदाहरण चाहते हैं? लॉन्ग हाओ चेन ने उत्तर दिया, मैं उस सबसे खराब स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं जो घटित होगी जिसके लिए मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। ये शियाओलेई अचानक गुस्से में दिखे, अगर वास्तव में सबसे बुरा समय आया तो ये केवल आपके लिए सुविधाजनक होगा। इससे आपकी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे यह मत बताओ कि न केवल मैं तुम्हें एक लड़की की तरह नहीं दिखती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव भी बहुत धीमा है। यदि आप कोई सौदा नहीं करना चाहते तो चले जाइए। लॉन्ग हाओ चेन क्रोधित नहीं हुआ, वह बस भूल गया और पहाड़ी की दिशा की ओर चला गया। आप, ये जियाओली वास्तव में उससे नाराज हो गए थे, अपना पैर जमीन पर पटक रहे थे, लेकिन अंत में उसका पीछा कर रहे थे। यदि सबसे खराब स्थिति वास्तव में आती है और आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मनुष्य समाप्त हो जाएंगे। लॉन्ग हाओ चेन ने फिर से मुड़कर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर इशारा किया कि वह विवरण के बारे में जानना चाहता है। लगभग आधे घंटे बाद जब लॉन्ग हाओ चेन और ये जियाओली शीर्ष पर लौटे तो उनकी अभिव्यक्तियां सामान्य हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो।
लॉन्ग हाओचेन दूसरों की ओर देखकर मुस्कुराया, जिसमें झांग फैन भी शामिल था, जो खेती की मुद्रा में बैठा था। हर कोई, चलो स्पिरिट स्टोव बांटते हैं। 8 स्पिरिट स्टोव जो मूल रूप से ये जियाओली के पास इकट्ठे हुए थे, अब लॉन्ग हाओचेन के सिर के चारों ओर घूम रहे थे। 21वीं जनरल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी लोगों ने अचानक विस्मयादिबोधक देने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। लॉन्ग हाओचेन ने ये जियाओली की ओर देखा और आवाज दी, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। नाखुश ये जियाओली ने जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे पता है। ऐसा कहते हुए उसकी उंगली की हरकत से हरे रंग की रोशनी का एक गुच्छा सभी की ओर निर्देशित हो गया। ऐसा महसूस हुआ मानो उनका शरीर किसी चिपचिपे तरल पदार्थ में फंस गया हो। दूसरों को हिलने डुलने में असमर्थता महसूस हुई और तुरंत उन्होंने स्पिरिट स्टोव को अपनी दिशा में उड़ते देखा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि सभी को आध्यात्मिक स्टोव मिल गए। लॉन्ग हाओचेन को कुछ नहीं मिला, कै को एक मिला, और दूसरों के अलावा वांग युवान को एक और आध्यात्मिक स्टोव नहीं मिला। इसके विपरीत हान यू, जिसे पहले कुछ नहीं मिला था, उसके बजाय 2 मिले और जो बचे थे उनमें से 2 झांग फैन के सामने आ गए। ये जियाओली ने हाथ हिलाते हुए घोषणा की, मैं अपनी अनुकूलता के आधार पर सबसे अच्छा वितरण कर रहा हूं। सब लोग अपना अपना आध्यात्मिक चूल्हा जलाओ, फिर आप इस जगह से यहां से जा सकते हैं। कैयर ने लॉन्ग हाओचेन की ओर विचारपूर्वक देखा, मानो पूछ रहा हो कि उसे कोई आध्यात्मिक चूल्हा क्यों नहीं मिला। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे इस यात्रा से काफी आनंद मिला। ये जियाओली ने खर्राटे के साथ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके अनुकूल हो, और बस इतना ही। बस जल्दी करो। बाकी सभी लोग जल्दी से अपने अपने आध्यात्मिक स्टोव को अवशोषित करने के लिए चले गए। वांग युवान, जो निष्क्रिय रहे, ने अवचेतन रूप से झांग फैन को देखा जो उनसे दूर खेती कर रहे थे। उस पल में झांग फैन ने अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी चौड़ी की। उसकी आंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और वह सीधे उसकी ओर देखने लगा। उस नजर की प्रतिक्रिया में वांग युवान का चेहरा पूरी तरह से कठोर लग रहा था, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। लॉन्ग हाओचेन ने घोषणा की, भाई झांग, उन्हें आत्मसात करने के लिए जल्दी करो। ये दोनों रूहानी चूल्हे तुम्हारे लिए हैं। बेशक ऐसा नहीं था कि इन स्पिरिट स्टोवों में से कोई भी लॉन्ग हाओचेन के अनुकूल नहीं था। कुल 5 प्रकाश तत्व के थे। सिमा जियान को 1, जबकि हान यू और झांग फैन को भी 2-2 अंक मिले। इन्हें लॉन्ग हाओचेन द्वारा अवशोषित किया जा सकता था, लेकिन ये जियाओली के शब्दों के अनुसार इन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोवों को अपने स्थान पर बहुत अधिक अवशोषित करने से उनकी भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। और इसके अलावा किंड्रेड ऑफ लाइट के रूप में अपनी जागृति के साथ लॉन्ग हाओचेन ने महसूस किया कि उसके साथियों के बीच एक नई खाई बन रही है जो जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से बढ़ रही है। आखिरकार वे सभी एक ही टीम का हिस्सा थे, और एक खाई बहुत चौड़ी थी। टीम के भीतर पूरे समूह के विकास के लिए बहुत हानिकारक होगा। इस कारण से उसने ये जियाओली को लौटने से पहले उन्हें छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, और दूसरों को ये बताने के लिए अपना मुंह उधार लिया कि कोई भी स्पिरिट स्टोव उसके लिए उपयुक्त नहीं था। चूंकि यह केवल एक प्रारंभिक अवशोषण था, प्रक्रिया बहुत सरल थी, इसलिए इस प्रारंभिक आत्मसात को प्राप्त करने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। जब अंतिम व्यक्ति ने अपने स्पिरिट स्टोव को आत्मसात करना समाप्त कर लिया, तो ये जियाओली ने घोषणा की, ठीक है, अब आप मंदिर में लौट सकते हैं। याद रखें कि भ्रामक स्वर्ग की अंतिम परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है, और इसमें आध्यात्मिक स्टोव को जोड़ना शामिल होगा। आपकी पार्टी में जो लोग 2 या 2 से अधिक स्पिरिट स्टोव हासिल करते हैं, उन्हें इसे हासिल करने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। क्या उन्हें असफल होना चाहिए? सबसे अच्छा परिणाम स्पिरिट स्टोव का बिखराव होगा, लेकिन ये बहुत संभव है कि वे अपना जीवन खो देंगे। सच है, यह मायावी स्वर्ग का सबसे बड़ा रहस्य था। चाहे किसी ने यहाँ कितने भी स्पिरिट स्टोव प्राप्त किए हों, अंत में वे सभी एक में विलीन हो गए, लेकिन यह एक बड़ा खतरा भी था और एक अवसर भी। अंतिम फ्यूज्ड स्टोवों की शक्ति में भारी वृद्धि होना निश्चित है, लेकिन यदि वे विफल हो जाते हैं, तो इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। शायद जो लोग दानव देवता सम्राट द्वारा छीन लिए गए थे, वे केवल कुछ आध्यात्मिक स्टोवों को आत्मसात करने के लिए अपने विशेष तरीकों पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन वे सम्मेलन का अवसर भी खो देंगे। ये वास्तव में मंदिर के पुजारी को ज्ञात सबसे बड़ा रहस्य था। अध्याय 336 फ्यूजिंग स्पिरिट स्टोव भाग 1। टेम्पल अलायंस ने उन राक्षसों को अंदर आने देने के लिए सहमत होने का साहस इसलिए किया क्योंकि वे उन्हें अधिक स्पिरिट स्टोव प्राप्त करने देने से डरते नहीं थे। जब 3 से अधिक स्पिरिट स्टोव एक साथ जुड़े होते हैं, तो खतरा बहुत अधिक होगा और सफलता की संभावना असीम रूप से कम होगी। और इसके अलावा भ्रामक स्वर्ग स्वयं अंधकार तत्व को अस्वीकार कर देगा।
हालांकि टेम्पल एलायंस और टेम्पल पुजारी के उच्च पदस्थों को यह उम्मीद नहीं थी कि दानव देवता सम्राट उनके रास्ते में आ सकते हैं, उन दानव शक्तियों को बचा सकते हैं और उनकी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। और इस बार राक्षस शक्तियों ने प्रवेश करने वाले अधिकांश राक्षस हत्यारों को मार डाला। खतरे के संदर्भ में दोनों पक्षों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन शैतानों ने और भी बहुत कुछ खोया। आखिरकार वे इस यात्रा में मारे गए विभिन्न राक्षस देवताओं के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। प्रकाश की मंद किरणें हरेक की पीठ के पीछे तैरती हरी गेंदों का रूप लेते हुए स्वायत्त रूप से आगे बढ़ी। उनका पीछा करते हुए हरी रोशनी की चमक जो उनके शरीर को ढक रही थी, उनके साथ गायब हो गई। लॉन्ग हाओचेन गायब होने वाले आखिरी व्यक्ति थे। ये जियाओली ने उसकी ओर अपना हाथ लहराया और धीरे से शब्दों का उच्चारण किया, धन्यवाद। वह संभवतः सही गलत का भेद करने में कैसे असमर्थ हो सकती है। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बेहद जिद्दी इंसान थी जिसने इसे अपने मुंह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हर किसी के लिए विचित्र परिवर्तन घटित हुए, जिसे हरे भरे स्थान में अकेला छोड़ दिया गया था, केवल अंतहीन हरियाली से भरा हुआ और एक अटूट बंधन लागू किया गया था। स्वयं को इस स्थान से बाहर जाने की अनुमति न देते हुए उन सभी ने क्रॉस लेग बैठकर स्पिरिट स्टोव का अपना आत्मसातीकरण पूरा किया। चूंकि सभी ने अलग अलग मात्रा में आध्यात्मिक स्टोव को अवशोषित किया, इसलिए उन सभी के लिए आत्मसात करने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अलग थी। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए परीक्षण को ये शियाओले द्वारा सीधे रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप वे इस परीक्षण से बच गए और सीधे अपनी स्वयं की स्पिरिट भट्टियों को फ्यूज करने के लिए ले जाया जाएगा। उनमें से एकमात्र व्यक्ति जिसके पास सबसे आसान समय था वह निस्संदेह लॉन्ग हाओचेन था। उसे मायावी स्वर्ग में कोई नया आध्यात्मिक स्टोव नहीं मिला और तदनुसार वह हरी लहरों के बीच रोशनी की झिलमिलाहट के साथ अगले स्थान पर जाने से पहले कुछ समय के लिए यहां रुका। फिर स्पिरिट स्टोव के सम्मेलन के लिए उनका अंतिम परीक्षण शुरू हुआ। दूसरों के लिए यह इतना आसान समय नहीं था। आत्मसात करने की प्रक्रिया के लिए वांग युवान और कैयर को केवल एक नया स्पिरिट स्टोव मिला, जबकि अन्य के पास पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए 2 स्पिरिट स्टोव थे। यद्यपि यह अनुक्रमिक क्रम में था, विभिन्न स्पिरिट स्टोवों को आत्मसात करने में आमतौर पर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कैयर जल्दी ही अपने स्पिरिट स्टोव में विलीन हो गई। समसारा की पवित्र बेटी के संविधान धारक के रूप में और लॉन्ग हाओचेन के अलावा एकमात्र भगवान द्वारा चुना गया, उसके समान गुणों वाले स्पिरिट स्टोव के साथ विलय करना पूरी तरह से चुनौती से रहित था, भले ही यह पहले से ही उसके पास मौजूद तीसरा स्पिरिट स्टोव था। पाराओ अवशोषित। कैयर ने इस बार स्वाभाविक रूप से जिस स्पिरिट स्टोव को अवशोषित किया, उसकी तुलना उसके अपने संसार स्पिरिट स्टोव से नहीं की जा सकती, लेकिन यह उसके 1000 स्ट्राइक स्पिरिट स्टोव के समान स्तर पर था। इस स्पिरिट स्टोव का नाम ट्रू शैडो था। यह केवल हत्यारों द्वारा उपयोग करने के लिए उपयुक्त था, क्योंकि केवल डोप्लेनेगेंजक क्षमता वाले हत्यारे ही इस स्पिरिट स्टोव की पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे। उपयोग किए जाने पर ट्रू शैडो वास्तविक हत्यारे द्वारा बनाई गई बाद की छवियां बनाने की अनुमति देगा। अपनी मूल स्थिति में ट्रू किलर स्पिरिट स्टोव लगभग 3 सेकंड की अवधि के लिए इन प्रभावों का उत्पादन करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसका विकास जारी रहेगा, यह अवधि बढ़ती जाएगी। उनकी सबसे बड़ी उपयोगिता बाद की छवियों को वास्तविक बनाने की क्षमता थी, जिससे उन्हें अपने उपयोगकर्ता के समान शक्ति मिलती थी। हालांकि यह केवल 3 सेकंड तक चलता है, लेकिन इसके प्रभाव निस्संदेह महत्वपूर्ण क्षणों में खेल को बदलने में सक्षम थे। कैयर की ताकत को देखते हुए इस सच्ची छाया के जुड़ने से युद्ध के मैदान पर उसके हमलों की प्रभावशीलता निस्संदेह कई गुना बढ़ जाएगी। जरा कल्पना करें, अगर उसने ट्रू शैडो का उपयोग करते हुए संसार स्पिरिट स्टोव का भी उपयोग किया, तो वह कितनी भयानक होगी। बेशक यह आध्यात्मिक चूल्हा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सके। एक दिन में 3 बार इसका उपयोग अधिकतम संख्या होगी। दुर्भाग्य से इस स्पिरिट स्टोव को थोड़े समय बाद कैयर के अन्य 2 स्पिरिट स्टोव के साथ फ्यूज करना होगा, और कैय की सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वह तीनों को फ्यूज करने का प्रबंधन करेगा या नहीं। वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस यात्रा पर 3 स्पिरिट स्टोव को एक साथ मिलाया। ट्रू शैडो का अवशोषण शीघ्र ही प्राप्त हो गया और कैयर ने फिर खुद को हरे पूल में नहाया हुआ पाया, उसी तरह जैसे लॉन्ग हाओचेन के लिए था। वांग युवान अपने स्पिरिट स्टोव में समाहित होने में कैयर की तुलना में थोड़ी ही धीमी थी। चूंकि उसे केवल एक स्पिरिट स्टोव स्पेस गेट के साथ फ्यूज करने की जरूरत थी जो उसकी विशेषता के अनुरूप था, उसका फ्यूशन तेज था। उसके बाद वह वास्तव में सीधे उस हरे पूल को पार कर गई और प्रकृति अभयारण्य के सामने आने वाली पहली महिला थी। केवल एक स्पिरिट स्टोव रखने के कारण उसे फ्यूशन प्रक्रिया को सहन करने की आवश्यकता नहीं थी,
और परिणामस्वरूप वह इल्यूसरी पैराडाइज की इस यात्रा से लाभान्वित होने वाली पहली महिला बन गई। निस्संदेह वह वास्तव में अभी तक मायावी स्वर्ग को नहीं छोड़ सका था और उसे अभी भी अपने साथियों के बाहर आने का इंतजार करना था, विशेषकर लॉन्ग हाउचेन का। सीधे निकलना उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए उन्हें जाने के लिए टॉवर ऑफ इटर्निटी से गुजरना पड़ा। सिमा जियान के मामले में स्पिरिट स्टोव की समलन प्रक्रिया को उग्र कहा जा सकता है। उसके बाल एक तरफ होने के कारण उसके शरीर के सभी बाल भयंकर गड़गड़ाहट के प्रभाव से खड़े हो गए। पर्पल थंडर स्पिरिचुअल स्टोव में स्पष्ट रूप से एक भयानक आक्रामक शक्ति थी जो दूसरे स्तर के स्पिरिट स्टोव की तुलना में थी। उसकी शक्ति ऐसी थी जैसी कोई कल्पना कर सकता है, और इसके अलावा सिमा जियान की प्रभुत्व विशेषता गड़गड़ाहट नहीं थी। आखिरकार व्यावहारिक रूप से इस दुनिया में उनके प्राकृतिक प्रभुत्व गुण के रूप में गड़गड़ाहट वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। इस वजह से उनके लिए सब कुछ और मुश्किल हो गया। इस मात्र पर्पल थंडर स्पिरिचुअल स्टोव के साथ जुड़ने के दर्द ने उसे इतना दर्द दिया कि उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वह मर जाएगा, लेकिन सिमा जियान की दृढ़ता किसी भी अन्य इंसान से कमजोर नहीं थी। यदि आपके पास यह अविश्वसनीय समर्पण और दृढ़ता नहीं है, तो आप एक पुजारी के रूप में हिंसा का रास्ता कैसे चुनेंगे? ये लड़का अपने पर्पल थंडर स्पिरिचुअल स्टोव के साथ जुड़ते ही जोर से चिल्लाया। बल्कि यह उनका निडर पक्ष था जिसने अंततः पर्पल थंडर स्पिरिचुअल स्टोव का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने अंततः इस आत्मसात की प्रक्रिया को पूरा करना शुरू कर दिया। उनका दूसरा आध्यात्मिक स्टोव बहुत आसान था। इस स्पिरिट स्टोव को डबल एक्सपोजर लाइट कहा जाता था, और इसके बारे में ये श्याओलेई से पूछने के बाद लॉन्ग हाउचेन ने इसे सावधानीपूर्वक चुना था। यह एक स्पोर्ट स्पिरिट स्टोव था जिसका केवल एक ही उपयोग था, इसका उपयोग करने के बाद किसी भी हमले को दोगुना कर दें। उनका प्रतिबंध ये था कि उपयोग की संख्या दिन में 3 बार थी, और पर्पल थंडर स्पिरिट स्टोव में जोड़ने के अलावा इस डबल एक्सपोजर स्पिरिट स्टोव का विकल्प स्वाभाविक रूप से सिमा जियान की विस्फोटक शक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए उन्मुख था। उनकी विस्फोटक शक्ति प्रत्यक्ष थी और टीम के लिए आवश्यक थी। सिमा जियान की तुलना में लिन शिन बहुत अधिक धन्य थी। उसके 2 स्पिरिट स्टोव आश्चर्यजनक रूप से उसकी मदद करने में सफल हो रहे थे, इस हद तक कि उसने कोई पहल नहीं की, और फिर भी दोनों स्पिरिट स्टोव एक ही समय में उसके शरीर में समाहित होने लगे। चूंकि अग्नि तत्व पर लिनशिन का नियंत्रण आश्चर्यजनक रूप से अधिक था, इसलिए यह आत्मसात करना पानी में तैरती मछली की तरह आरामदायक था। इसमें वांग युवान की तुलना में केवल आधे घंटे से भी कम समय लगा। 2 स्पिरिट स्टोवों का आत्मसातीकरण पूरा करने के बाद उन्हें हरे पूल में ले जाया गया। हॉट फ्लेम्स को एक तरफ रखते हुए उन्होंने जो स्पिरिट स्टोव प्राप्त किया उसे फ्लेम ईगल स्पिरिट स्टोव कहा जाता था, जो एक असाधारण रक्षा और अपराध उन्मुख स्पिरिट स्टोव था। फ्लेम ईगल स्पिरिट स्टोव उस पर हमला करने और बचाव करने में मदद करने के लिए एक विशाल फ्लेम ईगल छोड़ सकता है, और इसे पूरी तरह से उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फ्लेम ईगल स्पिरिचुअल स्टोव और फायरहॉट स्पिरिचुअल स्टोव अनुकूलता के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जो महत्वपूर्ण कारण था जिसने उन्हें एक ही समय में दोनों को आत्मसात करने की अनुमति दी। हान यू के लिए भी आत्मसात करण सुचारू रूप से चला, जिसने 2 स्पिरिट स्टोव प्राप्त किए जिन्हें गार्जियन लाइट स्पिरिट स्टोव और लाइट असेंबली स्पिरिट स्टोव के नाम से जाना जाता है। एक मुख्य रूप से एक रक्षात्मक स्पिरिट स्टोव था, जबकि दूसरा एक समर्थन केंद्रित स्पिरिट स्टोव था, और दोनों अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण स्पिरिट स्टोव थे। इसके अलावा इन 2 स्पिरिट स्टोवों को उन्होंने सीधे आत्मसात कर लिया, जिससे उपयोगकर्ता की खेती में वृद्धि हुई। नतीजतन सम्लन की प्रक्रिया में हान यू ने महसूस किया कि उसकी अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 80 के स्तर तक पहुंच गई, जिसे उसने अस्पष्ट रूप से महसूस किया। स्पिरिट स्टोव के नवीनतम विलय में ये संभवतः एकमात्र स्टोव बन जाएगा जो अधिक आसानी से चलेगा। चेन यंग र का आत्मसातीकरण वास्तव में उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठोर था। पैगन स्पिरिट स्टोव के अलावा उसे समन करने वालों के लिए उपयुक्त एक और आध्यात्मिक स्टोव प्राप्त हुआ जिसे टाइम प्रोडक्शन स्पिरिट स्टोव कहा जाता है। उस पर भरोसा करते हुए कोई भी सम्मन की क्षमता की अवधि और उसके समय की दृढ़ता को बढ़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो मैकडुल पर प्रयोग करने पर जादुई क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत 10 के बजाय 20 मिनट तक बनी रहती थी। यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल था, और पैगन स्पिरिट स्टोव के दोहरे सम्मन कौशल के शीर्ष पर इसके जुड़ने से चेन यंग र की ताकत में भारी वृद्धि होना तय था। हालांकि इन 2 स्पिरिट स्टोवों को आत्मसात करना एक आसान बात से परे था, और वे एक समान गुण के भी नहीं थे, जिससे स्वाभाविक रूप से उनका अवशोषण मुश्किल हो गया था। हालांकि चेन यंगर का स्वभाव वास्तव में वांग युवान के विपरीत था।
वांग युवान सतह पर एक मजबूत व्यक्ति थे, लेकिन वास्तव में अंदर से नर्म और संवेदनशील थे, जबकि चेन यंग ऊपर से कमजोर दिखते थे, जबकि स्वभाव से कठोर थे। छोटे सुअर मैकडुल को प्राप्त करने के बाद टीम के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ गई, लेकिन अब तक वह केवल कुछ सहायता प्रदान करने या कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने में सक्षम था। वह हमेशा टीम में अपने प्रदर्शन के बारे में सोचती थी, शुरू से अंत तक महसूस करती थी कि उसने एक संबंधकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य कभी पूरा नहीं किया। उसके साथियों ने उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया, उसे अंदर से उतना ही अधिक दोषी महसूस हुआ। इसी क्षण इन आध्यात्मिक स्टोवों के अवशोषण ने उसे अत्यधिक पीड़ा दी, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और इसे सहन किया, बिल्कुल भी नहीं झिझकी। उनकी आंखें संकल्प से भरी थीं और इसी इच्छाशक्ति के आधार पर उन्होंने इन स्पिरिट स्टोवों को क्रमिक रूप से आत्मसात करने का काम पूरा किया। उन सभी की किस्मत अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने समान प्रयास किए। अपने जीवन में लोगों को हमेशा भाग्य की अलग अलग डिग्री मिलेगी, लेकिन सभी को कुछ अवसर भी मिलेंगे। हालांकि यह उनका अपना काम था कि इन अवसरों का लाभ उठाया जाए या नहीं। बिना किसी संदेह के यह 21वीं सामान्य श्रेणी के दानव हंट दस्ते के सभी लोगों के लिए पंजा मारने का सबसे अच्छा अवसर था। जब तक वे इल्यूसरी पैराडाइस में इस यात्रा को शांति से छोड़ देते हैं, तब तक उनका भाग्य अन्य दानव शिकार दस्तों से अलग होना तय रहेगा। स्पिरिट स्टोव को फ्यूज करना कुछ ऐसा था जिसे लॉन्ग हाओचेन के समूह ने विवरण के बारे में सुनने के अलावा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि स्पिरिट स्टोव के रहस्यों के बारे में कहानियों में भी, जो लॉन्ग जिंग्यू ने उसे बताई थी, स्पिरिट स्टोव को जोड़ने का कार्य केवल एक वाक्य में उल्लेख किया गया था। सिद्धांत रूप में आत्मसात किए जा सकने वाले आध्यात्मिक स्टोवों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। जब तक उसका शरीर इसे ग्रहण कर सकता है, वह जाकर उन्हें अवशोषित करने में सक्षम रहेगा। लेकिन व्यवहार में ये कैसे चलेगा? सामान्यतया एक बिजली घर मूल रूप से अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले सामान्य रूप से 3 आध्यात्मिक स्टोवों को अवशोषित करने में सक्षम होगा। लेकिन सबसे पहले 3 स्पिरिट स्टोव प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे भाग्य की आवश्यकता होती है। अध्याय 337 फ्यूजिंग स्पिरिट स्टोव भाग 2। यदि कोई तीसरे के बाद भी स्पिरिट स्टोव लेना जारी रखता है, तो उसके शरीर के लिए जटिलताएं हो सकती हैं। केवल स्पिरिट स्टोव की बहुत गहरी समझ के साथ, और विशेष रूप से उनके स्पिरिट स्टोव के गुणों की सही समझ के साथ, एक इंसान के लिए 4 या 5 स्पिरिट स्टोव का प्रबंधन करना संभव था। टेम्पल अलायंस के इतिहास में विशेष रूप से उच्च संख्या में स्पिरिट स्टोव के साथ बिजलीघरों के विलय के अतीत के कुछ रिकॉर्ड मौजूद थे, और उन सभी ने इतिहास में महत्वपूर्ण निशान छोड़े थे। हालांकि अधिकांश अभिलेखों में भी अत्यधिक संख्या में अवशोषित आध्यात्मिक स्टोवों के उनके मालिकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के मामलों का वर्णन किया गया है। वास्तव में अधिक स्पिरिट स्टोव को अवशोषित करने के लिए एक और तरीका था, और वह था स्पिरिट स्टोव को एक साथ मिलाना। पहले से ही जुड़े हुए स्पिरिट स्टोव को फ्यूज करने से किसी के शरीर में स्पिरिट स्टोव की संख्या कम हो जाएगी और परिणामस्वरूप अन्य स्पिरिट स्टोव को अवशोषित करने के लिए अधिक जगह उपलब्ध हो जाएगी। उन्हें एक साथ मिलाने के बाद स्पिरिट स्टोव एक स्टैकिंग प्रभाव पैदा करेंगे और इससे उनकी दक्षता बढ़ जाएगी। ये हर किसी के लिए बिल्कुल अच्छी बात थी, लेकिन क्या स्पिरिट स्टोव को फ्यूज करना वाकई इतना आसान था? स्पिरिट स्टोव को फ्यूज करने का मौका प्राप्त करना सबसे पहले बेहद कठिन था, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि फ्यूजन स्वयं भारी मात्रा में अनिश्चितता और जोखिम से जुड़ा हुआ है। लॉन्ग हाओचेन के समूह को इतना बड़ा अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे इससे लाभ उठा पाएंगे या नहीं। हरे पूल में नहाया हुआ लॉन्ग हाओचेन अचानक शांत अवस्था में था। भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में जागृति के बाद उनका मन और भी अधिक केंद्रित हो गया, और वह बहुत आसानी से एक इष्टतम स्थिति तक पहुंच गए। तुरंत उसने महसूस किया कि उसका अपना शरीर जीवन ऊर्जा से आच्छादित हो रहा है, धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर रहा है। ये जीवन ऊर्जा उसके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करती थी, या कम से कम ऐसा महसूस होता था। ये हानिरहित और लाभकारी ऊर्जा लॉन्ग हाओचेन की तरल आध्यात्मिक ऊर्जा में विलीन हो गई, जिससे उनका शरीर और दिमाग मजबूत हो गया और वह जल्द ही विश्राम के पूर्ण स्तर पर पहुंच गए। वास्तव में इस समय उसकी सभी मांसपेशियां और ऊर्जा चैनल साफ हो गए थे। धीरे धीरे इस कोमल जीवन ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, धीरे धीरे उसकी छाती तक पहुंचने से पहले। वहां धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। लाइट एलिमेंटल फेरी येटिंग पवित्र आत्मा स्टोव के अंदर बैठी थी, क्योंकि इस हरे रंग की जीवन ऊर्जा को पवित्र आत्मा स्टोव में डाला गया था। तुरंत एक रहस्यमय परिवर्तन उत्पन्न हुआ। येटिंग के दोनों हाथ एक विशेष मुद्रा धारण करने लगे। जैसे ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए, वह एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गई।
होली स्पिरिट स्टोव से एक हल्की चमक निकली, जिससे लॉन्ग हाओचेन के अंदर सफेद घेरे फैल गए, जिसे अचानक अपने मस्तिष्क में चक्कर आ गया। अपनी छाती पर उसे गर्माहट का एहसास हुआ, लेकिन इससे उसकी एकाग्र अवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। इस आरामदायक एहसास के तहत उनके शरीर में तरल आध्यात्मिक ऊर्जा एक आश्चर्यजनक गति से चुपचाप भस्म हो गई, और इस हरे पूल में उनकी जीवन ऊर्जा मजबूत होती रही। लेकिन इससे उनकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर समय नहीं गुजरा, और लॉन्ग हाओचेन को अपने सीने में गर्माहट बढ़ते हुए महसूस हुई। धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंचने के बाद उसे एक जलन पैदा हुई, जैसे कि आग का एक गोला उसके सीने में हिंसक रूप से प्रज्वलित हो गया हो। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी चिंता महसूस नहीं हुई। यदि ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में जागृत होने के बाद भी और अपने दो आध्यात्मिक स्टोवों के अनुरूप समझ के स्तर के साथ वह अभी भी उन्हें संयोजित करने में असमर्थ है, तो सम्लन को कौन प्राप्त कर पाएगा? ये अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अभी भी घबराया हुआ था, अपने लिए नहीं, अपने साथियों के लिए। इस आध्यात्मिक पिघलने वाले बर्तन ने उसकी कल्पना से परे दर्द ला दिया। इसके अलावा चूंकि व्यावहारिक रूप से उसकी आत्म सुरक्षा के लिए उसकी कोई भी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी, सम्लन प्रक्रिया में पूरी तरह से अवशोषित होने के बाद सारा दर्द उसके शरीर पर सहन करने के लिए छोड़ दिया गया था। लॉन्ग हाओचेन वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थे कि येटिंग और होली स्पिरिट स्टोव के बीच विलय के बाद किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देगा। वह बस यही चाहता था कि पवित्र आत्मा स्टोव का आकर्षण कौशल गायब न हो जाए। सच तो यह है कि अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद लॉन्ग हाओचेन इस तथ्य को भूल गए कि जागृति पूरी करने के बाद भी उनकी मानसिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसे जो दर्द सहना पड़ा वह वास्तव में और भी मजबूत होता गया, उस बिंदु तक पहुंच गया जहां उसने इसे सहन करने में सक्षम होने के लिए अपने दांत भींच लिए थे। यह मत भूलिए कि भले ही उसके पास केवल 2 स्पिरिट स्टोव थे, वे 2 विकसित स्पिरिट स्टोव थे। विकसित और अविकसित स्पिरिट स्टोव बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। एक सरल उदाहरण के रूप में, एक पवित्र आत्मा स्टोव जो कभी विकसित नहीं हुआ वह केवल 5वें स्तर का स्पिरिट स्टोव था, लेकिन इसके विकसित होने के बाद इसे पहले से ही 4थे स्तर का स्पिरिट स्टोव कहा जा सकता था। और इसके अलावा ये स्पिरिट स्टोव अधिक स्थिर हो जाएंगे और शरीर के साथ अधिक जुड़ जाएंगे, जिससे सम्लन प्रक्रिया और अधिक कठिन हो जाएगी। और इसके अलावा उसके पास अभी भी प्रकाश परी येटिंग थी। लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने के बाद येटिंग पहले ही 3 बार विकसित हो चुकी है। इसे एक तरफ रखते हुए यहां तक कि कई बिजलीगर जो 8वें और 9वें चरण तक पहुंच गए हैं, जरूरी नहीं कि उनके स्पिरिट स्टोव इतनी बार विकसित हों। 3 विकासों ने येटिंग को लगभग साकार शरीर दे दिया और भ्रामक स्वर्ग में वह स्वयं ही जीवन ऊर्जा प्राप्त करने में सफल रही। कुछ अर्थों में वह अब केवल आध्यात्मिक चूल्हे की तरह सरल नहीं थी और उसकी बुद्धि पर्याप्त थी। जब तक वह विकसित होती रही, वह अंततः एक दिन एक बुद्धिमान स्पिरिट स्टोव के स्तर तक पहुंच जाएगी जिसका उल्लेख लॉन्ग हाओचेन ने पहले किया था। और उस दिन वह स्पिरिट स्टोव के रूप में उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगी। इस कारण से जब लॉन्ग हाओचेन ने अपने पवित्र आत्मा स्टोव को अपनी लाइट फेरी येटिंग के साथ जोड़ा, तो कठिनाई किसी की तुलना में बहुत अधिक कठोर थी। निस्संदेह लॉन्ग हाओचेन ने जो दर्द सहा था वह बिल्कुल भी तीव्र नहीं था, कम से कम कयर का समय उससे भी अधिक कठिन था। उसी समय कयर भी हरे पूल में बैठा था। वह थोड़ी पीली पड़ गई थी और पसीना तेजी से उसके चेहरे पर बह रहा था। उसके चारों ओर कुछ धूसर वायुधाराएं तरंगित हो रही थीं और जीवन की सांस तीव्र हत्या के इरादे से कुछ हद तक असंगत लग रही थी। उसके भयानक हत्या के इरादे के तहत उसके कपड़े वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गए थे और उसकी शुद्ध सफेद त्वचा लगातार पसीने से ढकी हुई थी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसकी छाती के बीच में राख की धूसर चमक की एक लहर अंतहीन रूप से उमड़ रही थी, जिससे आसपास के लोगों की हत्या की मंशा लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के स्पिरिट स्टोव दोनों कई बार विकसित हुए थे, कयर के पास आखिरकार 3 स्पिरिट स्टोव थे जिनमें से केवल एक ही विकसित हुआ था। 3 स्पिरिट स्टोव को फ्यूज करने की कठिनाई 2 को फ्यूज करने की तुलना में बहुत अधिक थी। नतीजतन भले ही लॉन्ग हाओचेन के 2 स्पिरिट स्टोव कुल मिलाकर 5 बार विकसित हुए थे, लेकिन उसे जो दर्द सहना पड़ा वह अकेले कयर द्वारा सहन किए गए दर्द से कहीं अधिक था। अलग अलग लोगों को अपने आध्यात्मिक स्टोव के सम्लन के दौरान अलग अलग अनुभव प्राप्त करने के लिए ये पूरी तरह से नियत किया जाएगा, और ये तब भी मान्य था भले ही 2 लोगों की खेती में या उनके द्वारा आत्मसात किए गए आध्यात्मिक स्टोव में बहुत अंतर न हो। यह उस मानसिक स्थिति के कारण था जिसका सम्लन प्रक्रिया पर बहुत प्रभाव पड़ा। कयर निस्संदेह अटूट दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी और यह विशेष रूप से लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण करने के बाद मामला बन गया।
उसकी आंखों का अंधेरा धीरे धीरे उसकी चमक से रोशन हो गया था, जिससे कहा जा सकता है कि उसने उसके स्वभाव को बढ़ा दिया था। कठिनाइयों का सामना करने पर अदम्य, वह जब तक लॉन्ग हाओचेन की खातिर लड़ती रहेगी और किसी भी समय ढील नहीं देगी। उनके 3 स्पिरिट स्टोव थे, संसार स्पिरिट स्टोव, 1000 स्ट्राइक स्पिरिट स्टोव और नया प्राप्त ट्रू शैडो स्पिरिट स्टोव। निस्संदेह संसार स्पिरिट स्टोव ने तीनों में अग्रणी स्थान हासिल किया। सम्मलन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही सेकंड में संसार पवित्र आत्मा स्टोव की भयानक शक्ति तुरंत भड़क उठी। अन्य 2 स्पिरिट स्टोवों को तुरंत कुचलने से पहले उन्हें आत्मसात करना शुरू कर दिया। अन्य 2 के टुकड़ों और ऊर्जा को अवशोषित करते हुए संसार स्पिरिट स्टोव वास्तव में अत्याचारी था। कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर 2 स्पिरिट स्टोव के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर कैसा महसूस होगा। उस समय न केवल कईर के कपड़े नष्ट हो गए थे, बल्कि उसके शरीर पर भी इसे सहन न कर पाने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये सौभाग्य की बात थी कि संसार स्पिरिट स्टोव को उसने बहुत पहले ही आत्मसात कर लिया था और वह इसकी विनाशकारी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम थी। 10 वर्षों के सम्मलन से गुजरने के बाद संसार स्पिरिट स्टोव ने उसके शरीर के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया। परिणामस्वरूप जब उसका शरीर टूट रहा था, संसार स्पिरिट स्टोव ने उसे उसकी रक्षा करने के लिए कुछ ऊर्जा दी। हालांकि फिर भी संसार स्पिरिट स्टोव ने केवल उसके शरीर की रक्षा की और दर्द को कम नहीं किया। जरा सोचो, अपने ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर कैसी पीड़ा होगी। नतीजतन उस पल में कईर का शरीर बेहद सुन्न महसूस हुआ, इससे पहले कि उसे एक अतुलनीय दर्द हुआ जिसने उसे संसार स्पिरिट स्टोव के प्रारंभिक आत्मसात के समय की तुलना में और भी अधिक भयानक स्थिति में डाल दिया। यहाँ तक कि अगर कईर की जगह लॉन्ग हाओचेन होता तो भी शायद वह बुरी तरह चिल्लाता। हालांकि कईर ने ऐसा नहीं किया। जब वह 3 साल की थी तब से संसार स्पिरिट स्टोव द्वारा पीड़ा सहने के कारण वह बेहद दृढ़ थी, अपने दांत भींचती थी और दर्द को बुरी तरह सहन करती थी। 3 स्पिरिट स्टोवों के बीच का सम्मलन चुनौतीपूर्ण था। संसार स्पिरिट स्टोव के नेतृत्व में भी उसे अभी भी अत्यधिक और अपरिहार्य खतरे का सामना करना पड़ा। क्योंकि दूसरों ने केवल अपने नए प्राप्त स्पिरिट स्टोव को ही अवशोषित किया था, सम्मलन प्रक्रिया उन पर उतनी कठिन नहीं थी जितनी कि लॉन्ग हाओचेन और कईर पर थी। हालांकि यह उन सभी के लिए स्पिरिट स्टोव प्राप्त करने वाला पहला मौका था और उनके नए स्पिरिट स्टोव के साथ उनकी अनुबंध संबंधी जानकारी सीमित थी। नतीजतन विलय की प्रक्रिया उनके लिए इतनी आसान बात भी नहीं थी। 21वीं जनरल ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड के लिए इस परीक्षण को केवल एक अत्यधिक चुनौती के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनकी ताकत, उनकी इच्छा शक्ति, साथ ही उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें उसका सामना करने की इजाजत दी। लेकिन अगर वे असफल हो गए तो संभवतः वे न केवल अपनी आत्मा स्टोव खो देंगे बल्कि समान साथियों की टीम में बने रहने की उनकी योग्यता भी खो देंगे। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से समझा और तदनुसार हार नहीं मानी। वांग युवान चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी, हरे रंग के असीमित दृश्य से घिरी हुई थी, क्योंकि उसके शरीर से सघन जीवन शक्ति उमड़ रही थी। वह अपनी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को अदृश्य रूप से मजबूत होते हुए भी महसूस कर सकती थी। हालांकि वह अपनी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के उदय के लाभों की खुशी का आनंद लेने के मूड में नहीं था। अध्याय 338 फ्यूजिंग स्पिरिट स्टोव भाग 3। तीसरे टेस्ट से न गुजर पाने के बाद वह सिर्फ यही इंतजार कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि वह अपने साथियों के लिए मुसीबत नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने जाने की कोशिश नहीं की। और लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। इल्यूसरी पैराडाइज कुल मिलाकर केवल 3 दिनों के लिए खुलेगा। परिणामस्वरूप 3 घंटों की कड़वी प्रतीक्षा के बाद वांग युवान भी मदद नहीं कर सका, लेकिन खेती शुरू कर सका, वरना वह खुद को जाने से नहीं रोक पाएंगी। आखिरकार अकेलापन अक्सर होने वाले दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी पीड़ा थी। अंत में सुनहरी रोशनी की चमक के साथ वांग युवान के पास एक आकृति दिखाई दी जो हरी रोशनी से घिरी हुई थी। ओह! सामने आने के तुरंत बाद ये व्यक्ति चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसके शरीर में जोर से ऐंठन हुई, वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी गांठ के बल जमीन पर गिर पड़ी। क्या आप ठीक हैं? वांग युवान ने चिंतित होकर पूछने की जल्दी की। सामने आने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झांग फैंग था, जो अभी अभी 7वें चरण से गुजरा था। झांग फैंग ने गहरी सांस लेते हुए अपना मुंह पूरा खोला। उनके माथे पर बड़ी मात्रा में पसीना बह रहा था। बहुत कठिनाई के बाद वह अंततः शांत हो गया और एक गहरी सांस लेने के बाद उसने मुस्कुराते हुए वांग युवान को उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। दुखी वांग युवान ने पूछा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? पिछली बार जब आपने ऐसा कहा था तो आप पहले से ही विकलांग होने के करीब थे। झांग फैंग ने अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में ठीक हूँ।
हालांकि स्पिरिट स्टोव फ्यूशन तूफानी से परे था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैं अभी अभी 7वें चरण पर पहुंचा था और सम्मेलन को पूरा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, तो मुझे डर है कि मैं इसे आवश्यक रूप से पूरा नहीं कर पाता। जिसके बारे में बोलते हुए कि ये शियाओली वास्तव में काफी क्षमाशील था, क्योंकि इस सफलता के बाद मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा 10,000 इकाइयों तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में कुछ हद तक भ्रामक स्वर्ग के नियमों को नियंत्रित और बदल सकती है। वांग युवान को सुखद आश्चर्य हुआ, क्या विलय सफल रहा? आध्यात्मिक चूल्हे कैसे बदल गईं? उठते हुए झांग फैन ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, विलय के बाद प्राप्त स्पिरिट स्टोव को मैंने सेकंड लाइफ स्पिरिट स्टोव नाम दिया है। नजर रखना। यूं ही कहते हुए उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी और तुरंत बाद उसकी छाती पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। तुरंत एक और झांग फैन वांग युवान के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस पर कोई उपकरण नहीं था। इसका अस्तित्व केवल प्रकाश से बना था। इस मेरे पास मेरी कुल आध्यात्मिक ऊर्जा का 8वां हिस्सा है और यह मेरे द्वारा दिए गए किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता है। आप मेरी सभी आज्ञाएं सुनेंगे। मैं इसे दिन में एक बार समन कर सकता हूं और समन 1 घंटे तक चलेगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि स्पिरिट स्टोव के सम्मेलन से उसे महान शक्ति प्राप्त हुई। वांग युवान ने ईर्ष्या से भरकर उस सुनहरी आकृति को घूर कर देखा। इस प्रकार का क्लोनिंग स्पिरिट स्टोव के रूप में दूसरे स्तर तक पहुंचने के करीब था। वह पहले से ही अविश्वसनीय प्रवर्धन था और यह क्लोन इतने लंबे समय तक बना भी रहा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपकरण का उपयोग करने में भी सक्षम था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि हाल ही में उसे प्राप्त झांग फैन का स्पिरिट स्टोव किस स्तर तक पहुंच गया है। दूसरे स्तर का स्पिरिट स्टोव उसकी ताकत को बहुत बढ़ाने के लिए बाध्य था। इस पर भरोसा करते हुए वह पहले से ही पिघला हुआ मित्रिल कवच प्राप्त करने की चुनौती के लिए योग्य था। ये देखकर कि झांग फैन पहले से ही ठीक थी, वह अवचेतन रूप से पीछे हट गई। जैसे ही वह फिर से बैठने की तैयारी कर रहा था और अपने साथियों के लौटने का इंतजार कर रहा था, झांग फैन ने अचानक पूछा, युवान, क्या आपका पहले से ही कोई प्रेमी है? अरे! वांग युवान चौंककर उसकी ओर देखने लगा। झांग फैन की जलती हुई निगाहों और उसमें भरी हुई मर्दाना भावना को देखकर वह कुछ हद तक उन्मत्त थी। अवचेतन रूप से जवाब दे रही थी, मेरे पास नहीं है। तो यह अच्छा है। झांग फैन उस उत्तर पर स्पष्ट रूप से निश्चिंत दिखे। वांग युवान की भौहें तन गईं, वह अच्छा क्यों है? क्या आपको लगता है कि इस लड़की को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसे वह पसंद करती हो? झांग फैन तुरंत घबरा गया, नहीं, मुझे गलत मत समझो। मेरा ये मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जब उन्होंने ये आखिरी शब्द कहे तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। वांग युवान को केवल अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत सीधे चेहरे से जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना दिल सिर्फ इसलिए दे दूंगा क्योंकि तुमने मुझे बचाया? मैं आपको बता दूं, मुझे पुरुष पसंद नहीं है। इस तथ्य के लिए कि आपने मुझे बचाया, मैं भविष्य में इसकी भरपाई आपसे करूंगा। ये कहते हुए उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और झांग फैन की ओर देखना बंद कर दिया। हालांकि उसी समय उसने पाया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और जब उसने उसे यह उत्तर देना समाप्त कर दिया तो उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात पश्चाताप की भावना तुरंत उसके भीतर फैल गई। झांग फैन ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसने अपना सिर नहीं घुमाया और माहौल अजीब हो गया। काफी देर बाद झांग फैन थोड़ा उत्तेजित हो गया और उसने कर्कश और उदास आवाज में कहा, युवान, मैंने आपको नहीं बताया, जबकि मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करते हैं। आखिरकार हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, और चाहे आप मुझे पसंद करें या पुरुष या महिला पसंद करें, आपके लिए मेरी भावनाएं नहीं बदलेंगी। उनके बारे में मुझे बता देना ही मेरे लिए काफी है। वांग युवान के कंधे कांपने लगे, लेकिन बिना पीछ मुड़े उसने पूछा, तुम्हें मुझमें क्या पसंद है? उसकी आवाज स्पष्ट रूप से नर्म हो गई थी, और उस पल उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जब इस आदमी ने घोषणा की थी कि वह अपने दोनों विकलांग हाथों के साथ भी ठीक है। झांग फैन का जवाब था, क्या आप पहली नजर के प्यार में विश्वास नहीं करते? इस प्रश्न का यही मेरा उत्तर है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि किस्मत ने मुझे आपसे मिलने की इजाजत दी। वांग युवान एक बार फिर चुप हो गया और झांग फैन ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसके चेहरे पर भाव अधिक सहज दिखे, वो उसी स्थान पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपने सामने खड़ी लंबी पतली लड़की को ध्यान से देख रहा था।
ठीक उसी क्षण एक दूसरा छायाचित्र हरी रोशनी से बाहर निकला। इसकी मनहूस उपस्थिति झांग फैन की तुलना में और भी अधिक असहनीय थी। वह तुरंत मुंह के बल झुककर जमीन से लिपट गई। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से हैरान और भयभीत वांग युवान ये देखने के लिए दौड़ा कि यह हान यू था जो जमीन पर गिर गया था। हान यू न केवल हौंफ रहा था बल्कि तुरंत बेहोश हो गया। वांग युवान को आगे बढ़ने का समय दिए बिना एक सुनहरी रोशनी ठीक हान यू पर पड़ी। ये ग्रेट रिकवरी था, एक हल्का तत्व एकल लक्ष्य उपचार मंत्र। झांग फैन ने अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए हान यू की छाती पर दृढ़ता से अपने हाथ रखे। थोड़ी देर बाद झांग फैन ने सहज स्वर में कहा, वह ठीक है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपका विलय भी सफल होना चाहिए था। उनके सीने पर आध्यात्मिक प्रकाश ऊर्जा का अत्यंत सौम्य लेकिन फिर भी दृढ़ रूप है। ये निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक चूल्हे की शक्ति है। वांग युवान ने गंभीर झांग फैन की ओर देखने से पहले सिर हिलाया और कहा, तो यह अच्छा है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वांग युवान तुरंत उसके ठीक बाद भाग गया और फिर से दूसरी ओर मुड़ गया। उसने अब झांग फैन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अप्रत्याशित रूप से उसकी आंखों में गंभीर भाव देखकर काफी डर गई। लगभग आधे घंटे बाद हान यू धीरे धीरे अपने होश में वापस आ गया। जैसा कि झांग फैन ने कहा, उनका परीक्षण सफल रहा। विलय के बाद दोनों स्पिरिट स्टोव एक नए स्टोव बन गए जिसे लाइट प्रोटेक्शन कहा गया। ये स्पिरिट स्टोव एक दुर्जेय था और इसे किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे हान यू 5 मीटर की दूरी पर प्रकाश का एक वार जारी कर सकता था। प्रकाश की यह सुरक्षा एक रक्षात्मक शक्ति तक पहुंच सकती है जो उसकी अपनी शक्ति से 3 गुना अधिक मजबूत है, एक दैवीय बाधा की रक्षात्मक शक्ति तक पहुंचती है। उसी समय जब वह कवर किए गए क्षेत्र में दिव्य संरक्षण का उपयोग करेगा तो उन अंधेरे तत्व गुणों को छोड़कर अंदर सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य गति से 10 गुना अधिक गति से ठीक हो जाएगी जब तक कि यह अपने चरम पर न पहुंच जाए। निस्संदेह यह आध्यात्मिक चूल्हा उन्हीं से मजबूत होगा। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि इस सम्मेलन के बाद प्रकाश की सुरक्षा विकसित होने में असमर्थ लग रही थी। कुल मिलाकर ये स्पिरिट स्टोव अभी भी झांग फैन के सेकंड लाइफ स्पिरिट स्टोव से थोड़ा कमतर था। लिन शिन प्रकाश की हरी धुंध से प्रकट होने वाली अगली महिला थी जो पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। अरे भाई, ड्रग्स मिल गया, क्या आप ठीक हैं? यदि मर्ज विफल हो गया तो इसे जाने दें, जब तक आप ठीक हैं तब तक ये ठीक है। वांग युवान ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। हान यू ने खट्टे चेहरे के साथ कहा, यह सम्मेलन बहुत कठोर था, इस हद तक कि आग पर उसका नियंत्रण भी अपर्याप्त था। किसने कहा कि मैं असफल हो गया? मैं बस अपने बालों को लेकर परेशान हूं। इस बिंदु पर पहुंचकर लिन शिन रोने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उनकी उपस्थिति हर किसी को सहानुभूति महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। उसका जादुई वस्त्र जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसके सिर पर केवल लंबे काले बालों का एक बड़ा प्रदर्शन था। उसके सुंदर गहरे हरे बाल पूरी तरह से लकड़ी का कोयला बन गए थे और उसकी बाहों के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि उसे देखने पर वह उस समय हान यू और झांग फैन से बेहतर स्थिति में था। कम से कम ये तुरंत ढह तो नहीं गया। वांग युवान ने असंतोष की घोषणा की, बस उसे रोने दो जब तक वह इसके लिए मर न जाए। आपको अपने बालों के झड़ने पर खेद क्यों महसूस करना चाहिए? ये भी अच्छा है, तुम सिमा की तरह गंजे हो जाओगे। यह आपको एक आदमी की तरह दिखने में मदद करेगा। शायद सिस्टर जिना तुम्हें और भी अधिक पसंद करेगी। वास्तव में लिन शिन की आंसुओं से भरी आवाज थोड़ी फीकी पड़ गई। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से धुंधली थीं और पूछा। वांग युवान ने पलटकर कहा, नहीं, ये झूठ था। झांग फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, हम सभी अब तक सफल रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्य लोग भी अपना परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आधे घंटे से भी कम समय के बाद चेन यंगर और सिमा जियान लगभग एक ही समय पर दिखाई दिए। केवल वे दोनों बिल्कुल अलग अलग रूप में थे। चेन यंग अस्त व्यस्त दिख रही थी और तुरंत वांग युवान की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे और पूरी तरह से पारदर्शी हो गए थे। वह और कुछ नहीं सह सकी और बड़े प्रभाव से गिर पड़ी। सिमा जियान की शक्ल उससे भी ज्यादा दयनीय थी। जिस समय ये दिखाई दिया, ये बारबेक्यू के टुकड़े जैसा लग रहा था। वह जले हुए मांस की सुगंधित सुगंध के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी त्वचा पूरी तरह से जली हुई लग रही थी और उसके मांस के कुछ हिस्से वास्तव में भुने हुए लग रहे थे। सिमा जियान के जीवित लौटने से पहले ही हान यू और झांग फैन ने उसे पूरी ताकत से ठीक कर दिया, लेकिन वे दोनों अभी भी बेहोश थे और आधे घंटे के बाद भी नहीं उठे।
विशेष रूप से सिमा जियान ने पहले ही अपने शरीर को बहुत गंभीर क्षति पहुंचाई थी। लिन शिन की गोलियां लेना और केवल जीवित रहकर खुद को ठीक करना और कुछ नहीं। ये कहना कठिन था कि इसके बाद सीक्वल बनेंगे या नहीं। हरी रोशनी में से एक सुनहरी रोशनी तरंगित हुई और कोहरे से एक सुनहरी आकृति उभरी। प्रकाश तत्व में से सिमा जियान, हान यू और झांग फैंग फैंग सभी पहले ही गुजर चुके थे और लॉन्ग हाओचेन प्रकट होने वाला आखिरी व्यक्ति था। हालांकि ठीक उसी क्षण हर कोई बिल्कुल बेजान लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की हरी धुंध से एक पतला और चिकना पैर शुद्ध सफेद दिखाई दिया। अध्याय 339 क्या यह अलग है? आपकी जान का भाग 1। इस तथ्य में कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने प्रकाश तत्व को पहचान लिया था, लेकिन अंतिम शेष प्रकाश तत्व उपयोगकर्ता लॉन्ग हाओचेन था। क्या वह लिंग परिवर्तन करा सकता है? उस लंबी और पतली जांघ को देखकर हर किसी का मन स्तब्ध हो गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनका मुंह खुला रह गया। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से चिल्लाने वाले थे। फिर भी शुक्र है कि वह पतली जांघ नंगी नहीं दिखी। इस हरी रोशनी के बीच में दिखाई देने वाली जांघ के 20 सेंटीमीटर के बाद एक हल्की लड़ाई की स्कर्ट दिखाई दी और ऊपर के शेष भाग को ढक दिया। ये कम से कम हर किसी को जंगली और शानदार विचार रखने से रोक सकता है। इन बेजान निगाहों के बीच एक प्यारी सी दिखने वाली सुंदरता धुंध से बाहर निकली। पूरी तरह से विकसित होने के बाद वह 1 मीटर और कई सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी, लगभग वांग युवान के आकार की, और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि एक दिव्य अस्तित्व होने का एहसास हो रहा था। एक सुनहरी युद्ध स्कर्ट उसके सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा कर रही थी, लेकिन उसकी छाती अलग थी। उसकी भुजाएं और जांघें एक कीमती सफेद रत्न का एहसास करा रही थीं और उसके माथे पर एक कैल्ट्रोप के आकार का सुनहरा रत्न था। इस सुंदर चेहरे पर मंद मुस्कान थी और उसके दाहिने हाथ में 2 मीटर लंबा एक डंडा था, जो एक सुनहरे रत्न से जड़ा हुआ था जो हल्की चमक दे रहा था। उसकी सुंदरता बिना किसी दाग के एक पवित्र एहसास दे रही थी और उसके खूबसूरत पैर सीधे जमीन को नहीं छूते थे, लेकिन हवा में लगभग 5 मीटर तक तैरते थे। सबकी अचंभित निगाहों को महसूस करते हुए लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? आप हैं? लिन शिन आश्चर्य से चिल्लाया। लड़की के दाहिने हाथ का डंडा रोशनी से चमक रहा था क्योंकि उसका ऊपरी शरीर आगे की ओर मुड़ा हुआ था। इसके तुरंत बाद 3 जोड़ी पंख अचानक उसकी पीठ पर फूल की पंखुड़ियों की तरह फैल गए। प्रत्येक चमकते पंख में तितली के पंखों की तरह पारदर्शी उपस्थिति थी, लेकिन वे बहुत बड़े थे। जैसे ही वे फैल गए, एक प्रभामंडल जो सूरज की चमक की तरह लग रहा था तुरंत लड़की के नीचे दिखाई दिया, जैसे कि प्रकाश की एक नर्म सुनहरी धुंध उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। नौकायन, वे सभी एक साथ चिल्लाए, परी को घूरते रहे। क्या ये वास्तव में लाइट एलिमेंटल परी थी जिसे उन्होंने लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व में राक्षसों के हाथों से चुरा लिया था? क्या ये वास्तविक था? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतने सदमे की स्थिति में थे, क्योंकि वर्तमान येटिंग लगभग एक इंसान के समान ही दिखती थी। यदि वह जमीन पर उतरे और अपने पंख खींच ले तो वह बिल्कुल एक वास्तविक मानव लड़की की तरह दिखेगी। जैसा कि अभी था, वह शुद्ध ऊर्जा से बनी किसी इकाई के करीब नहीं लगती थी। वांग युवानुवान मदद नहीं कर सका, लेकिन करीब आया और कोमलता, गर्मी और चमकदार त्वचा को महसूस करते हुए येटिंग के हाथ को छू लिया। छूने पर बहुत अच्छा लगा। क्या आपको अपना वयस्क फॉर्म मिला? अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे एक सच्ची परी बन जाना चाहिए था। वास्तव में वह पहले की तुलना में एक अलग तरह की परी थी। लॉन्ग हाओचेन की आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद वह उसी हरी धुंध से बाहर निकलकर हवा में आ गया। दूसरों की तुलना में वह लगभग अप्रभावित लग रहा था। किसी भी तरह से थका हुआ नहीं लग रहा है, बस येटिंग को एक अजीब लुक दे रहा है। वर्तमान येटिंग 2 स्पिरिट स्टोवों के सम्मिलन का परिणाम था और इसे एक आकस्मिक परिवर्तन कहा जा सकता है। इल्यूसरी पैराडाइज निस्संदेह एक परी के रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी, और भाग्य के इस संयोग के कारण येटिंग ने बड़ी मात्रा में जीवनसार और प्रकाश को अवशोषित कर लिया था। उसकी सभी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, और इस प्रक्रिया में उसने एक भौतिक शरीर प्राप्त किया था। बेशक वह वास्तव में इंसान नहीं बनी, वह अब भी प्रकाश से बनी एक इकाई बनकर रह गई। हालांकि ये सिर्फ इतना था कि ऊर्जा संघनन के इतने उच्च स्तर तक पहुंच गई कि इसने लगभग एक भौतिक इकाई का निर्माण किया। जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने कहा था, वह अब एक सच्ची परी थी, न कि कोई अन्य मौलिक परी। होली स्पिरिट स्टोव तुलना में येटिंग की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर था। उनके आकर्षण कौशल को भी येटिंग ने आत्मसात कर लिया था, और यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन की टूटी हुई ब्लू रेन लाइट हिबिकस को भी अब येटिंग के शरीर में शामिल कर लिया गया था।
भले ही वह भविष्य में इसे पुनर्स्थापित करने में कामयाब रहे, लॉन्ग हाओचेन को इसका उपयोग करने के लिए ये टीम को इसे सौंपने की आवश्यकता होगी। जिस मामले में लॉन्ग हाओचेन चिंतित था, वह अभी भी घटित हुआ और होली स्पिरिट स्टोव की आकर्षण क्षमता सम्मिलन की प्रक्रिया में बदल गई, जो येटिंग की क्षमताओं का हिस्सा बन गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विलय से येटिंग को पूरा लाभ हुआ। बेशक येटिंग अभी भी एक आध्यात्मिक स्टोव था और उनका समझौता नहीं बदला, बल्कि केवल उनके विचारों के बीच सीधा संबंध मजबूत हुआ। पहले से अंतर ये था कि वर्तमान येटिंग स्वयं एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके पास सोचने की क्षमता और बुद्धिमत्ता थी। अब वह एक सच्ची स्वतंत्र प्रकाश जादूगर के रूप में कार्य कर सकती है। वह सब कुछ पूरा करने में सक्षम था जो उसी रैंक का एक हल्का जादूगर हासिल कर सकता था, शायद बाद वाले से भी बेहतर। जबकि अपनी ताकत की वृद्धि के लिए सब कुछ लॉन्ग हाओचेन पर निर्भर था। येटिंग के लिए ये परिवर्तन वास्तव में बहुत संतोषजनक था और लॉन्ग हाओचेन के बारे में उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि यही वह चीज थी जिसने लॉन्ग हाओचेन को सबसे बड़ा सिरदर्द दिया। वह ये देखने के लिए लगभग तैयार नहीं था कि कयर येटिंग के बदलाव से नाखुश हो जाए। उन्हें येटिंग के दोस्त की भूमिका निभाकर खुशी होगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कि सुंदर, यदि मेरे पास पहले से ही जिना नहीं होता तो मैं वास्तव में तुम्हारे प्यार में पड़ जाता। लिन शिन ने बिना किसी शर्मिंदगी के दयनीय भाव रखते हुए घोषणा की, जिसके कारण अन्य सभी लोग मदद करने में असमर्थ रहे, लेकिन स्थिति के बावजूद मुस्कुराने लगे। लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग से कहा, कृपया वापस अपने मूल आकार में बदल लें। जवाब में येटिंग चिल्लाया, लेकिन मास्टर, इससे मेरी ताकत कम हो जाएगी। लॉन्ग हाओचेन ने एक मजबूर मुस्कान प्रकट की, अगर आप अपने पिछले आकार में लौट आए तो मुझे ऐसा करना चाहिए। जिस क्षण हमें ऑल इन जाने की आवश्यकता होती है, आप केवल इसी रूप में लौट सकते हैं। येटिंग के विकास ने उन्हें मनुष्यों से बात करने की क्षमता भी प्रदान की। अच्छा, येटिंग ने सिर हिलाया, कुछ हद तक असंतुष्ट, और पुरुषों की दयनीय निगाहों के नीचे प्रकाश का प्रभामंडल फीका पड़ गया क्योंकि वह जल्दी से अपने छोटे आकार में लौट आई। आकार में ये कमी बहुत गहन थी, इस हद तक कि वह अब केवल 1/3 मीटर लंबी थी, लॉन्ग हाओचेन के कंधे पर उड़ रही थी जहां वह बैठी थी। हालांकि वह पहले ही अपने छोटे आकार में लौट आई है, फिर भी लॉन्ग हाओचेन को उसके कंधों पर बैठने में थोड़ी असहजता महसूस हुई। लेकिन उसने पहले ही येटिंग को कुछ ऐसा करने का आदेश दे दिया था जो वह स्वार्थी रूप से नहीं करना चाहती थी, इसलिए और अधिक मांगना अच्छा नहीं होगा। चारों ओर मुड़कर और उस हरी धुंध को देखते हुए लॉन्ग हाओचेन की निगाहें उन्मत्त हो गईं। जैसे ही उसने शब्दों को बुदबुदाया, अब हमें केवल कयर की जरूरत है। सचमुच वर्तमान में कयर को छोड़कर सभी लोग पहले ही लौट चुके थे। चून की सिमाजियान और चेन यंगर गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहे थे, इसलिए वह अस्थायी रूप से उनसे उनके परीक्षणों के बारे में नहीं पूछ सके। स्प्रिट स्टोव के खो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। येटिंग निष्क्रिय नहीं रहे और सिमाजियान और चेन यंग र को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक उपचार मंत्र जारी किए। उपचार के संबंध में वह हान यू और झांग फैन की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय था। किसी ऐसे व्यक्ति के होने से जो वास्तव में ठीक हो सकता है, इसका मतलब है कि 21वीं जनरल ग्रेड दानव हंट स्क्वाड में एक से अधिक पुजारी की कमी नहीं होगी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और लॉन्ग हाओचेन की निगाहें और अधिक उन्मत्त होती गईं। अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, अंतहीन प्रार्थना करते हुए, कहिए, तुम अपने साथ कुछ होने नहीं दे सकती। आपको निश्चित रूप से सफल होना है। वह पहले से ही पछतावे से भर रहा था, उसे पछतावा हो रहा था कि उसने करियर के लिए एक और आध्यात्मिक स्टोव जोड़ दिया। यदि ये केवल समसारा स्पिरिट स्टोव और 1000 स्ट्राइक स्पिरिट स्टोव को मिलाने के बारे में होता तो उसके लिए परीक्षण आसान होता। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन पछतावे से भर गया, उसके मन में एक मधुर आवाज गूंज उठी, बड़े मूर्ख, क्या तुम वही नहीं हो जो चिंतित हो? अपनी अच्छी सेवा करो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह पहले से ही पूरी तरह से तेजस्वी है और मुझे उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। ये जियाओली की आवाज थी। लॉन्ग हाओचेन इस स्पष्टीकरण पर प्रसन्न हुए और प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। हरी रोशनी की एक चमक में उसने अपने शरीर को फिर से मोड़ लिया और उसके तुरंत बाद लॉन्ग हाओचेन हरी रोशनी में गायब हो गया। हालांकि येटिंग को हरी बत्ती से विकर्षित किया गया था और वह लॉन्ग हाओचेन के साथ प्रवेश करने में असमर्थ था। जब उसकी दृष्टि फिर से साफ हुई तो उसने खुद को उसी हरे तालाब में पाया जहां स्पिरिट भट्टी का सम्मिलन हो रहा था। यहाँ का पानी वास्तव में उतना गहरा नहीं था और पूरी तरह से जीवन ऊर्जा से बना था। स्थिति चाहे जो भी हो, यह उतना ही आरामदायक महसूस हुआ जितना इस गहरे पानी में स्नान करते समय।
ये जियाओली के शब्दों के अनुसार ये वही जगह नहीं थी जहां वह था, बल्कि वह जगह थी जहां कै के स्पिरिट स्टोव का सम्मिलन हुआ था। लेकिन कैयर कहाँ था? हालांकि लॉन्ग हाओचेन को गहरी उत्तेजना महसूस हुई, फिर भी वह शांत हो गया और आंख मूंदकर खोज नहीं की। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा किया और कैयर की उपस्थिति के निशान खोजे। ये गहरा हरा स्थान अंतहीन लग रहा था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने अपनी महान मानसिक शक्ति से बहुत जल्दी इसके निशान ढूंढ लिए। तुरंत ही उसे एक क्षीण जीवन ऊर्जा का एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आंखें खोली और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उसकी इंद्रियां उसे ले गई थी, उस जीवित उपस्थिति की ओर। ये कैयर था। करीब आते हुए लॉन्ग हाओचेन ने कैयर को एक नजर से देखा। उसकी वर्तमान स्थिति में उसका शरीर पूरी तरह से हरे तरल में नहाया हुआ था, केवल उसका चेहरा पानी के ऊपर तैर रहा था, जो खतरनाक स्तर तक पीला दिख रहा था। यदि यह कमजोर जीवन नारी नहीं होती जो अभी भी बनी हुई होती, तो वह पानी पर तैरती हुई एक लाश की तरह दिखती। गिरना। लॉन्ग हाओचेन ने अनिच्छा से उसे बुलाया और उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। यह आलिंगन कुछ गंभीर नहीं था, क्योंकि यह तुरंत धीमा लग रहा था। उसकी नाजुक त्वचा के संपर्क में आकर, यहां तक कि गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ की उपस्थिति में भी उसे इस कोमल स्पर्श संवेदना का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। उसके अति सुंदर उभार और उनका हर अंग नग्न था। इस स्पर्श से लॉन्ग हाओचेन को बिजली के झटके जैसा कुछ महसूस हुआ। हालांकि वह और कैयर काफी समय से एक साथ थे, फिर भी वे दोनों युवा थे और पुरुषों और महिलाओं के बीच की चीजों के बारे में अनभिज्ञ थे। उसे चोट पहुंचाने के तरीकों के साथ लॉन्ग हाओचेन खुद को सीमित रखता था और केवल उसे अधिकतम आलिंगन और चुंबन देता था, लेकिन उसने कभी सीधे उसकी त्वचा को इस तरह नहीं छुआ था। इस सटीक क्षण में भले ही उसने कैयर को पानी से बाहर नहीं निकाला, वह उसके शरीर के हर एक हिस्से को महसूस कर सकता था। ये पहली बार था जब उसे एक तरह की नजदीकी अनुभूति हुई थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की सुस्ती केवल कुछ पल के लिए ही रही और उसके दिल में तीव्र बदलाव और उसकी शर्मिंदगी के बावजूद कैयर की सुरक्षा उससे अधिक मायने रखती थी। उसने अपनी जीभ की नोक को काट लिया, जिससे उसे तेज दर्द हुआ, जिससे उसका मन जागृत हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी कोमल पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा को कैयर के शरीर में प्रवाहित कर दिया। अध्याय 340। क्या यह अलग है? आपकी जांघ। भाग 2। कैयर के शरीर को नुकसान पहुंचाने के डर से अलग, लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत धीरे धीरे उसमें डाली। उसकी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने के बाद वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से उसकी स्थिति को समझने में कामयाब रहा। कैयर का शरीर बहुत ही भयानक स्थिति में था। उसके कई ऊर्जा चैनल नष्ट हो गए थे और कुछ सबसे महत्वपूर्ण मेरिडियन लगभग कट गए थे। केवल शानदार गहरे हरे रंग की जीवन ऊर्जा ने ही उन्हें एक साथ बांध रखा था। कैयर की स्थिति का वर्णन करने के लिए धागे से लटकना शब्दों का प्रयोग करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि वह जीवंत हरे तालाब में नहीं गिरता तो उसे मरने में बस एक छोटा सा क्षण लगा होता। कैयर के खतरे को भांपते हुए लॉन्ग हाओचेन अंदर से और भी अधिक हिंसक रूप से हिल गया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की स्थिर धारा और भी अधिक सावधानी से जारी हुई। एक सौम्य पवित्र आवरण उसके ऊपर फैला हुआ था, जिसने उसे और कैयर को अपने भीतर ढक लिया। ऐसा नहीं था कि लॉन्ग हाओचेन अधिक शक्तिशाली उपचार मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, बल्कि कैयर की वर्तमान स्थिति बहुत कमजोर थी। इसलिए उसने उसे ठीक करने के लिए उच्च तीव्रता वाले मंत्रों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, केवल विवेकपूर्वक उसके शरीर को बहाल किया। इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं की जा सकती, अन्यथा यह संभवतः विपरीत प्रभाव उत्पन्न करेगा। अज्ञात समय बीतने के बाद कैयर के क्षतिग्रस्त ऊर्जा चैनल अंततः बहाल हो गए, और हालांकि इसे पूर्ण इलाज नहीं कहा जा सकता था, कम से कम ये गारंटी दी गई थी कि उसके सभी ऊर्जा चैनल फिर से जुड़ गए थे। अंदर उन्होंने ये जियाओली को दिल से धन्यवाद दिया। कैयर के ऊर्जा चैनल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन इल्यूसरी पैराडाइज द्वारा दी गई देखभाल के कारण उन क्षतिग्रस्त चैनलों को केवल कोमल जीवन ऊर्जा द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसने न केवल कैयर के जीवन को बचाया बल्कि उनके इलाज के लिए भी बहुत आसान बना दिया। उसका कैयर को घेरने वाले पवित्र लबादे ने शुरू से अंत तक अपने उपचार प्रभाव को बंद नहीं किया। जैसे जैसे कैयर का शरीर धीरे धीरे ठीक हुआ, ऊर्जा की एक के बाद एक लहरें उसके ऊर्जा चैनलों में प्रवेश करती गईं और आसपास की जीवन ऊर्जा के साथ अवशोषित हो गईं। लॉन्ग हाओचेन के उपचार जादू की मदद से कैयर की रिकवरी में तेजी आई। काफी देर बाद कैयर के शरीर में हल्का सा झटका लगा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर सुस्त नजर डाली और यह बिल्कुल कैयर के झटकों के कारण था।
यह उसे प्रभावित करने और आगे होने वाली लापरवाह हरकत का कारण बनने के लिए काफी मजबूत था। उसका दाहिना हाथ उसके स्तन से नीचे सरक गया और एक उभरे हुए टीले को पकड़ लिया, जो चिकना और मुलायम था। उसकी उंगलियां और हथेली उसे पकड़े हुए थीं, और भले ही वह इस पहलू के बारे में अधिक अनभिज्ञ होता, फिर भी उसे पता होता कि वह क्या छू रहा है। जैसे ही ऐसा हुआ, कयियर की आंखें पहले से ही खुली थीं और उसे अपने ऊपर उसके बड़े हाथ की गर्माहट महसूस हुई। एक दूसरे को देखकर वे दोनों अपने समकक्षों की तरह ही फीके लग रहे थे। आप, कयियर की कांपती आवाज हल्की थी और उसके चेहरे पर एक गुलाबी ब्लश दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक भी फैल रहा था। मैं लॉन्ग हाओचेन को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। उसका हाथ हिलाना कोई समाधान नहीं था और रास्ते से हट जाना भी कोई समाधान नहीं था, और उसकी अद्भुत ड्राइव वास्तव में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अतिशयोक्तिपूर्ण गति में अपनी बाहों को ऊपर उठाते हुए कई के मोती जैसे सफेद दांतों ने उसके अपने होठों को काट लिया, क्योंकि उसने दोनों हाथों से लॉन्ग हाओचेन को पकड़ रखा था, अपने शरीर को उसके शरीर के करीब दबा रही थी। अब उसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वह केवल अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसकी घबराहट का स्तर बढ़ गया था। हालांकि अपनी घबराहट और शर्मीलेपन को छोड़कर वह किसी भी अन्य की तुलना में अधिक संतुष्ट महसूस करती थी। कयियर का पिछला अनुभव केवल अंधेरे और अकेलेपन से भरा था, लेकिन जब से वह लॉन्ग हाओचेन से मिली, उसका दिल लगातार बदलता रहा। जब भी वह खुद को खतरे या कठिनाइयों में पाती थी, तो हर बार उसका बेवकूफ सबसे पहले उसके साथ जुड़ जाता था। लॉन्ग हाओचेन की नज़र में ये स्वाभाविक था, लेकिन कयियर की नज़र में यह उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उनकी आध्यात्मिक चूल्हे पिघलने की अमानवीय पीड़ा का अनुभव करने के बाद, होश में आने के बाद उसने सबसे पहले उसे देखा। उसके शरीर से अंतरंगता की भावना शर्मनाक स्तर तक पहुंच गई, लेकिन सबसे पहले इस सारे दर्द का अनुभव करने के बाद वह जिस चीज को देखने में कामयाब रही, वह उसका प्रिय पुरुष था। इससे अधिक उसे क्या खुशी हो सकती है। नतीजतन उसने किसी भी तरह से लॉन्ग हाओचेन को दोषी नहीं ठहराया, और उसके शीर्ष पर उसे विश्वास था कि लॉन्ग हाओचेन किसी की कमजोरी का फायदा उठाने वालों में से नहीं थी। उसके शरीर में भरने वाली रोशनी का कोमल सार पहले से ही इस बात का सबूत था कि वह केवल उसे ठीक कर रहा था, या शायद ऐसा हुआ कि वह उस स्थान पर उसका उपचार कर रहा था। जब कोई वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति से बेहद प्यार करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके प्रिय ने क्या गलती की है, प्रेमी को अक्सर केवल उनके अच्छे अंक ही दिखाई देंगे। हालांकि इसके परिणामस्वरूप लॉन्ग हाओचेन को एक बिल्कुल अलग एहसास हुआ। अपने शरीर के प्रत्येक स्थान पर लॉन्ग हाओचेन को महसूस हुआ कि उसकी इच्छाशक्ति उसके स्पिरिट स्टोव के बीच सम्मेलन के समय की तुलना में और भी अधिक भयानक परीक्षण के संपर्क में आ रही थी। इससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। ये कभी न भूले कि वह एक युवा और हष्टपुष्ट छोटी कुंवारी लड़की के पीछे है। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से वह अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में बहुत तेजी से परिपक्व हुआ, और उसकी परिपक्वता का स्तर था, बेवकूफ, तुम अब भी मुझे न पहनने के लिए कपड़े क्यों नहीं देते। कयियर का चेहरा उसकी छाती में दब गया था, क्योंकि उसने धीमी आवाज में उससे ये शब्द कहे थे। अरे हाँ। कयियर के शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन ने अपने कुछ शाश्वत मेलोडी कपड़े निकालने के लिए जल्दबाजी की। पहनने के लिए दिए गए कपड़ों की परवाह न करते हुए कयियर पहले ही पूल से उठ गई। उसकी चाल बहुत तेज थी, और उसके शरीर के मोड़ के साथ लॉन्ग हाओचेन के कपड़ों ने पहले से ही उसके शरीर को ढंक दिया था। हालांकि क्योंकि उसने केवल ऊपरी वस्त्र पहना हुआ था, उसकी पतली जांघों का दृश्य अपरिहार्य था, और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बने आवरण के बावजूद यह एक अधिक रहस्यमय और मोहक एहसास दे रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि अतुलनीय रूप से अच्छी थी, और हालांकि उन्होंने कयियर के बदलते हुए केवल एक झलक देखी थी, फिर भी उन्होंने वह देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। अब उसे हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इस डर से कि उसके हृदय में तीव्र भावना उत्पन्न हो जाएगी। कयियर के प्रति कोई स्नेहपूर्ण हरकत दिखाने का साहस न करते हुए वह इस समय तेल से घिरी लौ की तरह थी, जो किसी भी क्षण प्रचंड आग में बदलने के लिए तैयार थी। उसका पूरा लाल चेहरा देखकर कयियर ने उसकी पीठ की ओर दौड़ने से पहले उसकी ओर देखा ही नहीं, तुम्हें झांकने की अनुमति नहीं है। अरे हाँ, लॉन्ग हाओचेन ने उसे कठिनाई से उत्तर दिया, लेकिन उसके एडम सेब को निगलने के दृश्य ने उसे बेच दिया। कयियर की जांघें येटिंग से अलग दिख रही थीं। लॉन्ग हाओचेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक निश्चित विचार उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया। यह विचार था कि येटिंग वास्तव में सुंदर थी, उसके लंबे पतले पैरों से लेकर उसके बिल्कुल सीधे, समृद्ध और निर्दोष शरीर तक। लेकिन हालांकि कयियर की तुलना में बहुत कुछ नहीं था उसके पैरों में।
एक सुंदर वक्र था और उसके शरीर में एक बहुत ही अनोखा था मीठी खुशबू। युवा मानव लड़कियों के लिए इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पैर को देखकर हालांकि लॉन्ग हाओचेन को शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने सभी बोझों से मुक्त हो गया हो। खैर, अब जाने का समय हो गया है। उसके पीछे से कयर की धीमी आवाज आई। एक यांत्रिक गति के साथ लॉन्ग हाओचेन घूमी। उसने तुरंत देखा कि कयर ने अपने कुछ काले कपड़े पहन लिए थे जो उसके पूरे सुंदर शरीर को ढांक रहे थे। उसने लॉन्ग हाओचेन के कपड़े भी उसे वापस सौंप दिए। अपनी सांस को आसान करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अपने कपड़े वापस ले लिए, लेकिन जब उसने कयर की उंगलियों को छुआ तो वह अपने सीने में जलन का विरोध करने में असमर्थ हो गया और तुरंत उसके होठों को चूमने के लिए उसके करीब पहुंच गया। उसका हाथ भी लापरवाही से उस स्थान पर गिर गया जहां उसने पानी में पहले उसे छुआ था। लापरवाही से उसके कपड़ों के बावजूद कोमल गांठ को मसल दिया। प्रकाश के परिजन कोई संत नहीं थे, और यदि वह संत भी होता तो भी निश्चित रूप से ऐसे समय आते जब वह किसी भी हद तक विरोध करने में असमर्थ होता। क्योंकि कयर की चोटें गंभीर थीं, लॉन्ग हाओचेन उन्हें अभी स्थिर करना चाहता था। नतीजतन भले ही उसके दिल में भावनाएं भड़क रही हो, उसने कयर को एक दौड़ में इल्यूश्री श्राइन में वापस ले जाने से पहले उन्हें केवल थोड़ी देर के लिए सतह पर आने दिया। येटिंग कह र को ठीक करो। लॉन्ग हाओचेन आ गई थी और उसने येटिंग को बताया कि वह अब भी पहले की तरह उसके द्वारा त्याग दिए जाने से थोड़ा असंतुष्ट महसूस करती है। वर्तमान कयर अभी भी कमजोर थी और उसने येटिंग के बारे में कोई अंतर नहीं देखा। लॉन्ग हाओचेन झांग फैन के निर्देश की ओर बढ़े। भाई झांग, कृपया एक क्षण के लिए यहाँ रुके। मुझे सबसे पहले अपने साथियों को बाहर भेजना है। ये तरीका हमारी टीम का सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए कृपया इसके बारे में दूसरों से न पूछें और न ही बताएं। झांग फैन ने जवाब में सिर हिलाया। शांत रहें। ये कहते हुए वह सीधे वांग युवान के सामने चला गया। मुझे मारो। वांग युवान खाली हो गए। उस पर गहरी नजर डालते हुए झांग फैन ने कहा, इस तरह मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, सुनूंगा या महसूस नहीं करूंगा। क्या यह इस रहस्य को गुप्त रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? लॉन्ग हाओचेन ने जल्दी से कहा, भाई झांग, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, वांग युवान का हाथ झांग फैन के बाजू पर जोर से लगा। तुरंत उसका शरीर अकड़ गया और वह वांग युवान के सहारे जमीन पर गिर गया। लिन शिन ये कहकर प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक सकी, युवान, तो आप वास्तव में अपने हाथों का उपयोग इस तरह करते हैं? वांग युवान ने उस पर नजर डाली और पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूं? कोई जरूरत नहीं है। लिन शिन ने बार बार जल्दी अपने हाथ लहराए। वांग युवान ने बेहोश झांग फैन पर एक नजर डाली और गुस्से में चुपचाप सोचा, आप मेरे दिल को परेशान करने के लिए अच्छी सेवा करते हैं। चूंकि पहले से ही देर हो रही थी, लॉन्ग हाओचेन ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। झांग फैन, कायर और येटिंग को वहीं छोड़कर उसने इटर्नल मेलोडी को सक्रिय किया और अपने साथियों को वापस पहुंचाया। सिमा जियान और चेन यंगर की चोटें पहले ही स्थिर हो चुकी थीं। बात सिर्फ इतनी थी कि वे अभी भी गहरी नींद में थे। उनकी चोटें वास्तव में कयर जितनी गंभीर नहीं थीं और कुछ लंबे उपचार के बाद उन्हें अब बस कुछ देखभाल की आवश्यकता थी। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन इल्यूश्री तीर्थ में लौट आया। हवा में प्रकाश के सार में परिवर्तन महसूस करते हुए वह अपनी आंखों में कुछ आश्चर्य दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में जागृति के बाद प्रकाश तत्व पर उनका नियंत्रण स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया था, क्योंकि वह शाश्वत मेलोडी को आसानी से हेरफेर करने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा वह पहले से ही इल्यूश्री सेंचुरी में वापस आ गया था और वह अब इल्यूश्री पैराडाइस में नहीं था। नतीजतन टेलीपोर्टिंग में उतनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं लगी। झांग फैन को जगाने और येटिंग को अपने शरीर में लौटने देने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने इल्यूश्री श्राइन से बाहर 3 लोगों के समूह का नेतृत्व किया। 3 दिन कोई लंबी अवधि नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। टेम्पल अलायंस और राक्षस दोनों ही अभयारण्य के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इस बार दोनों पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिया था।